दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश प्रशिक्षण पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपका इस्तकबाल। आज का जो हमारा ये टॉपिक है एसआई के जो पेपर में आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पेपर का जो पॉइंट है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड। तो आइए चले हम फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड पे बात करते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है वो 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो उत्तरी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा जो रीजन है एशिया महाद्वीप, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चूंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आर्कटिक और नीचे वाला पोर्शन है अंटार्कटिका, ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तो बोलेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। एक और वापस रिवीजन मारिए तो हम ये कहेंगे जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, कितने हैं? 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर ऊपर वाला जो पोर्शन है यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको बोलेंगे एशिया महाद्वीप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और आर्कटिक और अंटार्कटिका। चूंकि पृथ्वी गोल है तो आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों मिलकर बना देते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यहां से जो पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उनको क्रम से जमाइए तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार। नंबर 3 पे आता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। नंबर 4 पे आता है साउथ अमेरिका महाद्वीप। फिर उसके बाद में आर्कटिक और अंटार्कटिका वाला जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये 5 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे अपन बात करते हैं मित्रों जो आएगा यूरोप महाद्वीप। ये जो यूरोप महाद्वीप है 6 नंबर पे आएगा। और 7 नंबर पे कौन आता है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, हम ये चर्चा करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ, तो हम ये कहेंगे कि एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यही दोबारा अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि नंबर 1 एशिया महाद्वीप, फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप, और उसके बाद में यूरोप महाद्वीप, लास्ट कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो महाद्वीपों के क्रम की हमने बात की। अब अपन बात करते हैं महासागर पे। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं, हम ये कहेंगे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियंस। यहां पे जो उत्तर के अंदर है, 0 डिग्री से उत्तर में है तो हम ये कहेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण में है तो इसे कहेंगे दक्षिण प्रशांत महासागर। तो नॉर्थ और साउथ मिलकर बनाते हैं प्रशांत महासागर। तो ये हमारा वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागर। फिर यहां वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? अटलांटिक महासागर। नॉर्थ में है तो हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक महासागर, साउथ में है तो हम कहेंगे साउथ अटलांटिक महासागर। दोनों को मिला के बोलेंगे अटलांटिक महासागर। फिर तीसरी अपन बात करते हैं यहां पे तो 5 महासागरों में इंडियन ओशियन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। चूंकि महाद्वीप और महासागर, महाद्वीपों में आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों मिलाकर अंटार्कटिका महाद्वीप बनाते हैं, तो सागर के रूप में दोनों अलग अलग हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं तो आर्कटिक ओशियंस, फिर उसके बाद में अंटार्कटिका ओशियन। यानी हमने बताया कि कितने महासागर हुए, तो हम कहेंगे पहले प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और 5वां अंटार्कटिका महासागर। यानी सबसे बड़ा महासागर के रूप में बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर उसके बाद में हिंद महासागर है, फिर उसके बाद में हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि अंटार्कटिका और फिर आर्कटिक। यही हम ये बात की जा सकती है, ये महासागरों का एक क्या रहेगा? क्रम रहेगा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर मित्रों। फिर अपन ये चर्चा करते हैं कि अपन जो हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ने का, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड मैप की जो फिजिकल फीचर्स है इसमें ये देखते हैं कि देश क्या है, राजधानियां क्या है, उनके पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है, नदियां क्या है, झीलें क्या है, संसाधन क्या है, उन सब के बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। चूंकि दोस्तों ये हमारी एक रैपिड क्लास है, एक रैपिड रिवीजन
रिवीजन से एक बहुत फास्ट रिवीजन हमें लेना है, उसी के आधार पे मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा मित्रों। तो जरा देखना और समझने की कोशिश करना मित्रों। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, फिर अपन बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, फिर हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, फिर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, फिर उसके बाद में बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, यानी कॉन्टिनेंट की। इन कॉन्टिनेंटों के साथ के अंदर बात करेंगे हमारे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानकारी मिली जाएगी। इसी के साथ में हमारे जो इंटरनेशनल जो वाटरवे है, जलमार्ग है, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ मुख्य जो रिसोर्सेज है, जो इंडस्ट्रीज है, उनके बारे में भी हमें क्या मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है मित्रों। तो हमारा जो पढ़ने का वेव जो होगा, तो हम पहले किसको उठाएंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, फिर उसके बाद में साउथ अमेरिका महाद्वीप को, फिर उसके बाद में यूरोप महाद्वीप को, फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप को, फिर उसके बाद में एशिया महाद्वीप को, फिर ऑस्ट्रेलिया को उठाया जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक को अंतिम में बात की जाएगी। यहां अपन बात करते हैं सबसे पहले मित्रों, तो यहां पे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहां पे इस पे चर्चा करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यहां पे इनके जो देश है, उनकी देश की एक थ्रू आउट डिवीजन मार लेते हैं। देखो सुनना आवाज से। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पे दो देश आता है, अलास्का प्रांत, ये यूएसए का एक सबसे बड़ा प्रांत है। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए का कौन सा प्रांत है जो इसकी मुख्य भूमि से अलग है, तो कहेंगे अलास्का प्रांत जो है वो इसकी मुख्य भूमि से क्या है, अलग है। और यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कहलाता है अलास्का प्रांत। यहां पे अलास्का है, फिर यहीं पे दोस्तों यहां पे कनाडा है, फिर उसके बाद में यूएसए, फिर मैक्सिको, ये बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये नहर जो है क्या है, पनामा नहर। तो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में पनामा नहर क्या करती है, तो हम ये कहेंगे कि जो पनामा नहर है मुख्यतः प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है, अलग करती है। तो ये मोटा मोटा बात करते हैं। तो सबसे पहले देश की चर्चा की जाएगी। इन देशों में कौन सा, वापस बात कीजिए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, फिर बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा, ये सब क्या हुए, इनके देश हुए। देश के साथ में इनकी राजधानियों का भी अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स पे, तो यहां पे अपन क्या बात करेंगे मित्रों, इनके पर्वतों पे बात की जाएगी, यानी माउंटेन पर्वत, इनके पठार, फिर उसके बाद में इनकी मैदान और साथ में नदियां और झीलें, और मुख्यतः इंडस्ट्रीज में आएंगे संसाधन। ये हमारा एक थ्रू आउट रहेगा। तो धीरे धीरे जो मुख्य पॉइंट है इन सब में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वापस बताइए जरा कि सबसे बड़ा, हम ये कहेंगे जो सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा, बताओ जरा। तो हम कहेंगे एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर। यहां अपन बात करते हैं। अब यहां पे आगे मोटा मोटी बात करते हैं कि जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां है, झीलें है, संसाधन है, इन पे क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। देखो दोस्तों, आइए दोस्तों सबसे पहले उठाते हैं नॉर्थ अमेरिका को। देखो सुनना आराम से मित्रों। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका के जो पर्वत है, पहले इस पॉइंट पे आते हैं, इंपोर्टेंट पर्वत की बात करते हैं। एक थ्रू आउट रैपिडली रिवीजन है। सबसे पहले यहां पे अपन बात करते हैं कि ब्रुक्स रेंज है, फिर अलास्का रेंज है, यहां पे ये देखो कोस्ट पर्वत है, फिर यहां पे कास्केड पर्वत है, फिर उसके साथ में सियरा निवेदा और सियरा माद्रे। तो मोटा मोटा देखो यहां पे ब्रुक्स रेंज, फिर अलास्का रेंज, अलास्का बाद में कोस्ट पर्वत, फिर उसके बाद में यहां पे कास्केड पर्वत, और यहां पे एक अमेरिका का जो मुख्य पर्वत जो पूछा जाता है वो है रॉकीज पर्वत। कुछ याद ना रहे ना रहे, सबसे मोटी बात याद रखनी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा पर्वत मिलता है, तो हम कहेंगे रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। और रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट मैकिनले। रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसे देनाली पर्वत भी कहते हैं, जो अलास्का राज्य के अंदर यहां पे क्या होती है, मिलती है मित्रों। तो याद रखना कि यहां पे ब्रुक्स रेंज, फिर अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, फिर रॉकीज पर्वत, और यहां पे आता है अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत के पास में यहां पे आते हैं कैडिरोंडेक पर्वत। तो याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत कौन कौन से हुए, तो हमने कहा देखो वापस, हमने कहा ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत,
रोकीज पर्वत और अपलेशियन पर्वत। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोकीज पर्वत। रोकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो अलास्का राज्य में क्या है? अवस्थित है मित्रों। तो याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे कि रोकीज पर्वत या अपलेशियन पर्वत कहां मिलता है, तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर मिलता है। फिर उसी बाद में पर्वतों के साथ में हम बात करेंगे मित्रों यहां पे पठार की। तो इन पठारों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है ये देखो, यहां पे इस जगह पे अगर अपन चर्चा करते हैं मित्रों, देखो फिर यहां पे पठार की बात करते हैं, तो यहां पे ये जो कनाडा राज्य है, इस कनाडा में यूकोन का पठार इस जगह पे प्रेजेंट है। यूकोन का पठार क्या प्रेजेंट मित्रों? यूकोन राज्य में क्या है? यूकोन का पठार है। इस जगह पे कौन सा पठार है? यूकोन का पठार है। फिर यहां पे कनाडा के ही प्रांत के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है। कौन सा पठार है? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है। और अमेरिका में आते हैं, ये देखो कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो का पठार। और यहीं पे इस जगह पे अगर अपन बात करते हैं, देखो लेब्राडोर राज्य में कनाडा के, तो लेब्राडोर का पठार है। और मैक्सिको में मैक्सिको का प्लेट्यूज है। तो यदि पठार मतलब प्लेट्यूज है, तो यहां पे यूकोन प्लेट्यूज, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यूज, कोलोराडो का प्लेट्यूज, फिर उसके बाद में हम कहेंगे लेब्राडोर का प्लेट्यूज और मैक्सिको का प्लेट्यूज। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हमें याद रखने वाली बात है कि कोलोराडो का पठार कहां मिलता है, तो हम कहेंगे यूएसए राज्य में। तो पर्वत के रूप में आपसे एक पूछ सकते हैं कि रोकीज पर्वत कहां पे है, तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, जिसका विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों के अंदर है। फिर उसके बाद में आपसे पूछे कि कोलोराडो का पठार कहां है, तो हम वो कहेंगे यूएसए के अंदर कोलोराडो का पठार है। इन और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हुए। तो या भाई को वापस रिवीजन मारो मित्रों, तो पठारों के रूप में, पर्वत के रूप में ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, रोकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। पठार के रूप में अपन बात करते हैं तो यूकोन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर उसके बाद कोलोराडो का पठार, फिर उसके बाद में लेब्राडोर का पठार और यहां पे मैक्सिको पठार। ये पठार हुए। फिर पठार के साथ के अंदर, चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये हमारी एक रैपिडली क्लास है, फास्ट क्लास है, एक रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास के लिए मैं आपसे थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, ताकि आपका जल्द से जल्द क्या हो? रिवीजन हो मित्रों। तो आइए दोस्तों, हम ये बात करते हैं। उसके बाद के अंदर इनकी झीलों की बात की जाती है कि यहां पे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें मिलती है। तो हम ये बात करेंगे मित्रों कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, इनमें देखो सबसे पहले कनाडा में, देखो यहां पे सबसे पहले ऊपर की तरफ आती है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील्स, ग्रेट स्लेव झील्स। उसके बाद में यहां पे आती है अथाबास्का झील्स, रिएंडर झील्स और विनीपेग झील्स। यहां पे तो ये 5 झीलें जो कहां पे है? कनाडा के अंदर है। ग्रेट बियर झील्स, ग्रेट स्लेव झील्स, अथाबास्का झील्स, रिएंडर झील्स एंड विनीपेग झील, ये कनाडा की मुख्य झीलें आती है। फिर इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा ग्रेट 5 लेक कहां है, पंचभुजा आकार की झीलें कहां मिलती है, तो हम कहेंगे कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। और मुख्यतः इसका ज्यादातर भाग किस में आता है? यूएसए में आता है। तो आपसे तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि ग्रेट 5 लेक कहां है, तो याद रखना अमेरिका के अंदर है। कहां है भाई? अमेरिका में। वो कौन कौन सी है? देखो यहां पे ये सुपीरियर झील, मिशिगन झील्स, ह्यूरन झील्स, एरी झील्स एंड ओंटारियो झील, ये जोन सी झील है दोस्तों ग्रेट 5 लेक है। तो वापस देखो जरा, हम ये कहेंगे ये झील कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, एरी झील्स एंड ओंटारियो झील्स, ये ग्रेट 5 लेक है। कहां मिलती है? हम कहेंगे मित्रों अमेरिका मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसी के साथ में और अपन बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की जब चर्चा की जाती है तो इसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो सुपीरियर झील के पास में एक डुल्थ शहर प्रेजेंट है, जो इंडस्ट्री की पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में मिशिगन के पास में शिकागो शहर प्रेजेंट है, जहां विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। तो यानी मिशिगन झील के पास में कौन सा शहर में? तो शिकागो, जो शिकागो शहर है जो विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी है। इसी प्रकार से एरी झील के पास में एक डेट्राइट शहर प्रेजेंट है, डेट्राइट, जो विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा बेटा? डेट्राइट। किस झील के किनारे? एरी झील के किनारे पे। तो हम यहां पे फिजिकल फीचर के साथ में इंडस्ट्रियल फीचर की भी चर्चा कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे जो इंटरनेशनल वाटरवे है उसकी भी हम क्या कर रहे हैं मित्रों? चर्चा आपके साथ में कर रहे हैं। तो याद रखना, दोबारा मैं आता हूं, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा रोकीज पर्वत कहां है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा अपलेशियन पर्वत कहां है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तीसरा क्वेश्चन पूछा कोलोराडो का पठार कहां है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। फिर उसके बाद में ग्रेट 5 लेक कहां पे, तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और उसके बाद में शिकागो शहर कहां पे, या एरी, इसको बोलते हैं एरी। एरी झील के बाद में कौन सा शहर है? डेट्राइट शहर है। कौन सा शहर है मित्रों? डेट्राइट।
जो विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र किस झील के किनारे है? डेट्रॉइट, तो कहेंगे एरी झील के किनारे पर है। और एरी झील कहां पे है? तो हम कहेंगे यूएसए के अंदर है। बात समझ? ग्रेट 5 लेक भी कहां पे? यूएसए में। तो एक बार वापस रिवीजन मारो तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रिएंडर, विनिपेग जिले हुई, ये कनाडा में हुई, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ये जिले यहां पे जिलों की बात हुई। फिर उसके बाद में यहां पे अपन बात करते हैं कि जब अपन फिजिकल फीचर रिसोर्सेज भी साथ में बात करते हैं तो यहाँ के हम ये कहेंगे जो मत्स्य क्षेत्र है, तो अटलांटिक महासागर में कनाडा के पास में यहाँ पे हमने कहा कनाडा के पास में न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के जॉर्जेस बैंक एंड ग्रांड बैंक, यहाँ पे एक दो बैंक है, ग्रांड बैंक है, एक तो ग्रांड बैंक और दूसरा है जॉर्जेस बैंक। अगर वो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाली भी बात है, ग्रैंड बैंक एंड जॉर्जियन बैंक, दोनों ही मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। दोनों ही कनाडा के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, वापस बता रहा हूं, पर्वत में रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, पठार में कोलोराडो का पठार, झीलों में ग्रेट 5 लेक, मत्स्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसी के अंदर कौन कौन से मित्रों? दो, ग्रांड बैंक एंड जॉर्जेस बैंक। ये इंपोर्टेंट बात हुई यहाँ पे। फिर इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बात है, यहाँ मित्रों अपन चर्चा करते हैं कि यूएसए की, चूंकि इंडस्ट्री भी हमारे टॉपिक के रूप में आता है, तो यूएसए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यूएसए के जो झीलें हैं, इन झीलों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे कि विश्व में अमेरिका के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है? तो हम कहेंगे ग्रेट 5 लेक के आसपास का जो क्षेत्र है, मिनेसोटा, वर्मिलियन, मेसाबी, ये जो रेंज है, ये सब किसके लिए फेमस होती है? लोहा उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि वर्मिलियन, मेसाबी, क्वेना रेंज, ये सब किसके लिए फेमस है मित्रों? तो हम कहेंगे लोहा उत्पादन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है यहां पे। फिर उसके बाद में हम कहेंगे मिनेसोटा का वर्मिलियन, मेसाबी, क्वेना रेंज हुई, और गोगेबिक, मर्क्यूटो और मेनोबिन जो हुई, ये भी किसके लिए? लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। फिर उसी के साथ में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ मोंटाना है, अमेरिका के अंदर मोंटाना है, मोंटाना राज्य है, मोंटाना में भुट्टे की खान, मोंटाना में किसकी खान है मित्रों? भुट्टे की खान जो है वो भी तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना मित्रों, तो लोहा उत्पादन के लिए जो झीली क्षेत्र है जिसमें वर्मिलियन रेंज, मेसाबी रेंज, क्वेना रेंज, ये किसके लिए फेमस है? तो हम कहेंगे लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में गोगेबिक, मर्क्यूटो और मेनेमिन भी, ये भी किसके लिए फेमस है? लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर मोंटाना में भुट्टे की खान जो है ये तांबा के लिए फेमस मानी जाती है। ये यहां तक यहां पे बात हुई मित्रों। तो हम ये कहेंगे अमेरिका के क्षेत्र के जो पर्वत है, वापस रिवीजन मारो, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, फिर उसके बाद में रॉकीज पर्वत है, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये पर्वत हुए। पठार में यूकोन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और लेब्राडोर का पठार, मैक्सिको का पठार, ये पठारी महत्वपूर्ण हुए। फिर जिलों में यहाँ पे अमेरिका में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रिएंडर एंड विनिपेग झील, कनाडा की झील हुई। फिर यूएसए की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी एंड ओंटारियो झील हुई, कहां पे हुई? इसकी झील हुई। फिर यहाँ पे दो मत्स्य क्षेत्र हुए, ग्रांड बैंक एंड जॉर्जेस बैंक, दो यहाँ के दो इंपोर्टेंट मत्स्य क्षेत्र हुए, ग्रांड बैंक एंड जॉर्जेस बैंक। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोहा उत्पादन के लिए हम कहेंगे कि जो झीलें हैं, मेनली ग्रेट 5 लेक है, ये लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिनमें कौन कौन सी झील हुई? मिनेसोटा का प्रांत का वर्मिलियन, मेसाबी एंड क्वेना रेंज, गोगेबिक, मर्क्यूटो और मेनोमिन, ये सारी चीजें जो है ये किसके लिए? इनमें भी कौन सी है? वर्मिलियन, मेसाबी रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। मेसाबी रेंज ये लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोंटाना भुट्टे की खान जो है वो किसके लिए फेमस है? हम कहेंगे तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यूएसए में ओजार्क प्लेटू है जो लेड और जिंक भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार कनाडा में सडबरी है, यहाँ पे जो निकल के उत्पादन की दृष्टि से क्या आता है? महत्वपूर्ण होता है मित्रों। यहां पे आगे बात करते हैं, यहीं पर भी यहां पे साथ में जब अपन इंटरनल वे की बात करते हैं तो यहां पे दो जल संधियां भी आती है। एक का नाम है बेरिंग जल संधि है, एक तो बेरिंग जल संधि, और दूसरी है युकाटन जल संधि। यहां पे युकाटन जल संधि, यहां पे युकाटन जल संधि। तो याद रखना, बेरिंग जल संधि जो है ये अलास्का को, ये वाला भाग है रसिया, वो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यानी अलास्का को रसिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी हुई? हम कहेंगे बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि अलास्का को रसिया से अलग करती है, और उसके बाद में बेरिंग सागर को, चुस्की सागर को बेरिंग सागर से क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। फिर युकाटन जल संधि जो है हम कहें मैक्सिको को क्यूबा से क्या करती है? अलग करती है। मैक्सिको खाड़ी को कैरिबियन सागर से क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी जल संधि बेटो? युकाटन जल संधि।
कौन सी? युकाटन। और ये कौन सी? बेरिंग। जल संधि का मतलब होता है जलीय भाग को आपस में जोड़ना। तो बताओ जरा, बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है? हम कहेंगे अलास्का को रसिया से अलग करती है, ये हुई बेरिंग जल संधि। और उसके बाद में अगर अपन ये चर्चा करें, युकाटन जल संधि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, मेक्सिको खाड़ी कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो हम कहेंगे युकाटन जल संधि हुई। तो ये मोटा मोटा हमने किसकी बात की मित्रों? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा की। अब अपन बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो याद रखना वही हमारा पैटर्न, पर्वत, पठार, मैदान की बात चर्चा की जाएगी। तो यहां पे देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछे, देखो एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछे एंडीज पर्वत कहां पे है? तो हम ये कहेंगे मित्रों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां पे मित्रों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी? एकांगुआ है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एकांगुआ मैक्सिमम विस्तार कहां पे? अर्जेंटीना में आता है। तो एकांगुआ जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हुई। जो रोकीज पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले है, जो अलास्का प्रांत में यहां पड़ी हुई है। और रोकीज पर्वत की और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? हम ये कहेंगे एकांगुआ। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है हर एग्जाम में, कि यहां पे चिम्बारोजा इक्वाडोर के अंदर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी चिम्बारोजा है, जो कहां पे है? इक्वाडोर के अंदर है। तो यहां पे ये जो इक्वाडोर है, यहां पे इक्वाडोर के पास में चिम्बारोजा प्रेजेंट है। यहां पे चिम्बारोजा, इस जगह पे चिम्बारोजा, जो चिम्बारोजा, याद रखना मित्रों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया चिम्बारोजा पर्वत कहां पे है? तो हम कहेंगे इक्वाडोर में। जो एंडीज पर्वत की, हम ये कहेंगे एंडीज पर्वत की इक्वाडोर में सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे ये पूछे कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो हम कहेंगे एकांगुआ। पहली बात, ये पहली बात पर्वत की बात हुई। तो याद रखना एंडीज पर्वत कहां पे? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लगभग 7 देशों में इसका विस्तार है। और विश्व की सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला है। क्या मित्रों? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना। फिर उसके बाद में यहां पे पर्वत के बाद में यहां पे एक ज्वालामुखी पर्वत भी आता है। याद रखना मित्रों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है इक्वाडोर के अंदर, कोटोपेक्सी। क्या है मित्रा? कोटोपेक्सी। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? यहाँ पे कोटोपेक्सी। एक जगह पे क्या है मित्रों? कोटोपेक्सी। आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो हम कहेंगे कोटोपेक्सी है, जो कहां पे? इक्वाडोर के अंदर है। और एक चीज और है कि यहां पे ओजास डेल सलादो जो है अर्जेंटीना के अंदर है। ओजास डेल सलादो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब सक्रिय निष्क्रिय कई किताबों में इसके बारे में संशय है, तो आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कहेंगे ओजास डेल सलादो। और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो कौन सा है? कोटोपेक्सी। तो यहां पे देखो मैंने 4 बातें बताई है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हुई? तो हम कहेंगे एंडीज पर्वत। उसकी सबसे चोटी कौन सी हुई? एकांगुआ। और इक्वाडोर में सबसे चोटी कौन सी हुई यदि अपन बात करते हो? चिम्बारोजा। फिर उसके बाद में यहां पे चर्चा करते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे कोटोपेक्सी। और इसकी सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हुआ? तो ओजास डेल सलादो। क्या नाम उसका? नाम ओजास डेल सलादो। ये वो यहां पे हुई। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अंदर क्या क्या निकल के आता है जरा बात करते हैं मित्रों, आपसे बताता हूं। देखो सुनना, यहां पे फिर उसके बाद में आपसे पूछे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो गई, चिम्बारोजा हो गई, एकांगुआ हो गई। अब यहां पे बात करते हैं घासों के बारे में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट घासें होती है, देखो लानोज घास है, फिर यहां पे देखो सेलवाज घास के मैदान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेलवाज घास है, लानोज, सेलवाज। यहाँ ग्राम चाको होती है, लानोज, सेलवाज, यहाँ पे कंपाज, यहाँ पे देखो ग्राम चाको, और ये पंपाज घास के मैदान मिलते हैं। पंपाज घास, ये देखो पंपाज घास मिलती है। तो याद रखना मित्रों, 2 बातें याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलवाज घास के मैदान कहां मिलते हैं? तो हम कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। और वो भी कहां मिलते हैं? तो सर्वाधिक विस्तार हम कहेंगे ब्राजील में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और किसके लिए फेमस है? तो हम कहेंगे सेलवाज घास जो है रबड़ के उत्पादन के लिए विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट मान्य रखते हैं। और इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। कि सेलवाज घास बेस है, अमेजन बेसिन को, सेलवाज घास के मैदान को तो क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। तो याद रखना 5 प्रकार की घासें मिलती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लानोज, सेलवाज, कंपाज, ग्रांड चाको और पंपाज। 2 याद रखनी है, एक तो सेलवाज घास किसके लिए? रबड़ के लिए। और लास्ट है यहां पे एक पंपाज घास मिलती है। क्या मिलती है मित्रों?
पंपाज घास मिलती है। ये पंपाज घास किसके लिए फेमस होती है? तो हम कहेंगे गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। तो विश्व में गेहूं के उत्पादन की, ये भी एक इंडस्ट्रीज है, तो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, तो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट घास कौन सी हुई? तो हम कहेंगे दोस्तों पंपाज। और यहां पे कनाडा यूएसए में कौन सी घास मिलती है? प्रेरीज घास मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? प्रेरीज घास। तो याद रखना ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है जो किसके लिए फेमस होती है? गेहूं के लिए फेमस होती है। तो याद रखना, तो गेहूं के लिए मैं बार बार बात करूंगा आपके साथ में, जो गेहूं के लिए प्रेरीज घास के मैदान, अर्जेंटीना में कौन सी घास? पंपाज घास के मैदान। और सेल्वाज घास किसके लिए होती है? रबड़ के उत्पादन के लिए। पंपाज किसके लिए होती है? हम कहेंगे गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत, उसकी सबसे चोटी कौन सी हुई? एकांगुआ। और यहां पे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? कोटोपेक्सी। चिंबारोजा एंडीज पर्वत की इक्वाडोर में सबसे चोटी हुई। फिर यहां पे घासों में कौन कौन सी घास हुई? लानोज हुई, सेल्वाज हुई, कंपाज, ग्रांचको, पंपाज। तो हमें याद रखने वाली बात कौन सी है? एक तो सेल्वाज और दूसरी पंपाज। सेल्वाज घास किसके लिए होती है? रबड़ के उत्पादन के लिए। पंपाज घास किसके लिए होती है? यदि अपन बात करते हैं मित्रों, गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। और इस अमेजन बेसिन में जो सेल्वाज घास के मैदान उन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यहां पे जलप्रपात है जिसका नाम है जलप्रपात, वाटरफॉल्स, जलप्रपात। कौन सा मित्रों? एंजल जलप्रपात है। क्या है दोस्तों? एंजल जलप्रपात। आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात कौन सा हुआ? एंजल जलप्रपात हुआ। कौन सा मित्रों? एंजल जलप्रपात विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है जो ओरिनिको नदी की सहायक नदी केरो पर प्रेजेंट है। कौन सा जलप्रपात? हम कहेंगे एंजल जलप्रपात। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत सक्रिय कोटोपेक्सी। ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत औजात दल सलादो। घासों में कौन सी? लानोज, सेल्वाज और पंपाज, दो को याद रखना होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हुआ? एंजल जलप्रपात हुआ। फिर उसके साथ के अंदर विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, मरुस्थल अगला पॉइंट हमारा आएगा। कौन सा बेटा? मरुस्थल। मैं बार बार ये कहता हूं कि एक रैपिड क्लास है, एक रिवीजन क्लास है, और लगातार इसको स्पीडली ऐसे बता रहा हूं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा रखा है और इसको रिवीजन के रूप में हम लोग भाग ले रहे हैं। तो याद रखना, यहां पे कौन से अगर बात करें कि अटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा मित्रों? अटाकामा। क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल, जो कहां पे? पेरू और चिली की सीमा पर प्रेजेंट है। अटाकामा मरुस्थल कहां है? पेरू प्लस चिली की सीमा पर है। तो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा हुआ? अटाकामा मरुस्थल हुआ, जो कहां प्रेजेंट है? पेरू और चिली की सीमा पर प्रेजेंट है। अरिका विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है जो कहां प्रेजेंट है? चिल्ली के पास में। यहाँ पे अरिका शहर प्रेजेंट है। देखो अरिका शहर प्रेजेंट है जो यहाँ पे क्या होता है मित्रों? विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान रखता है। तो ये मोटी मोटी बात यहाँ पे अपन कह रहे हैं। और चिल्ली के अंदर इंडस्ट्री की जब बात की जाती है तो चिल्ली में विश्व में सबसे अधिक तांबा अगर कहां निकलता है तो कहां निकलता है मित्रों? चिल्ली में निकलता है। अब सुनना, मोटा मोटा बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक तांबा कहां निकलता है? हम कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में निकलता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक तांबा निकलता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भी कहां निकलता है मित्रों? चिल्ली में निकलता है। और चिल्ली में भी कहां निकलता है? तो हम कहेंगे इक्विक में निकलता है। और इक्विक में भी कहां निकलता है? चिक्विमाटा में निकलता है। इतना गहराई में जाके चिक्विमाटा। तो याद रखना, विश्व में सबसे बड़ी खान किसकी? तांबे की। तो हम कहेंगे चिक्विमाटा। चिक्विमाटा कहां है? इक्विक में। इक्विक कहां है? चिल्ली में। चिल्ली कहां है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। तो याद रखना मोटा मोटा बात कि तांबा सबसे अधिक कहां निकलता है? तो हम कहेंगे चिल्ली में निकलता है। फिर उसके बाद में यदि नाइट्रेट के भंडार, विश्व में सबसे ज्यादा नाइट्रेट भी कहां निकलता है? तो कहेंगे चिल्ली में निकलता है। तो तांबा प्लस नाइट्रेट, तांबा प्लस नाइट्रेट तो कहां निकलता है मित्रों? चिल्ली में निकलता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार जरा वापस रिवीजन मारो। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन से पर्वत? ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। पठार में यूकोन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, लेब्राडोर का पठार, मेक्सिको पठार। जिलों में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रिएंडर, विनिपेग जिले कहां पे मित्रों प्रेजेंट है? ये कनाडा में। फिर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये जिले कहां पे? हम कहेंगे अमेरिका में। और आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी हुई? सुपीरियर झील कहां पे? अमेरिका में। फिर यहाँ पे दो मत्स्य क्षेत्र, ग्रांड बैंक एंड जॉर्जेस बैंक। यहाँ की जल संधियां कौन सी हुई? बेरिंग जल संधि और युकाटन जल संधि। और उसके साथ में यहाँ पे जो लोहा उत्पादन के क्षेत्र है तो हम कहेंगे जो झीली क्षेत्र है, झील का जो क्षेत्र है, ये लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हुई? एंडीज पर्वत हुआ। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? एकांगुआ हुई। चिंबारोजा इक्वाडोर में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हुई। कोटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हुआ। औजात दल सलादो भी यहाँ पे ऊंचाई प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत हुआ। विश्व का सबसे हम ये कहेंगे घासे के रूप में तो सेल्वाज और पंपाज को ध्यान रखना। जो सेल्वाज घास है वो किसके लिए फेमस होती है? तो हम
कहेंगे रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद में हम ये कहेंगे पंपाज घास किसके लिए फेमस होती है, तो हम कहेंगे गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। फिर विश्व का सबसे ऊंचाई प्रसिद्ध एक जलप्रपात वाटरफॉल, तो हम कहेंगे एंजल जलप्रपात है। किस नदी पे, तो ओरिनिको की सहायक नदी केरो पे प्रेजेंट है। फिर इसी के साथ के नदी पर मित्रों चर्चा करते हैं कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा हुआ, अटाकामा मरुस्थल, जो पेरू और चिली की सीमा पर प्रेजेंट होता है। अरिका विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान माना जाता है। रिवीजन करवा दिया मित्रों मैंने साथ साथ में। और यहीं पर यदि अपन बात करते हैं, एक झील है, देखो टिटिका का झील, यहाँ पे झील मिलती है, टिटिका का झील है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर प्रेजेंट है। जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित एक झील कौन सी हुई, टिटिका का झील। तो यानी देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलती है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल यहाँ मिलता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ मिलता है, विश्व का सबसे हम कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि मित्रों यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे स्थित झील यहाँ मिलती है, टिटिका का झील। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मोटी मोटी बातें हुई। तो याद रखना, तांबा और नाइट्रेट चिल्ली में निकलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि चिल्ली जो है विश्व में तांबा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। ये इंडस्ट्री वाली बात हो गई। और अगर बात करते हैं कि जल जो इंटरनल वाटरफॉल्स होते हैं, हम ये कहेंगे कि इंटरनल जो जलमार्ग है उनकी यदि अपन बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे देखो हमने कहा एक तो बेरिंग जनसंधि हुई, यूकाटन हुई, यहाँ पे एक मैगेलन जनसंधि है। कौन जनसंधि है बेटा, मैगेलन। क्या नाम है इसका, मैगेलन जनसंधि। ये मैगेलन जनसंधि हम ये कहेंगे कि जो जहाज है यहां से इंटर जब अपन वाटर जलमार्ग की बात करते हैं, तो इनमें जो जहाज है, इन जो अटलांटिक महासागर कुछ पनामा से जो दक्षिण से आते हैं, तो मैगेलन से होते हुए कहां पे आते हैं, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो हम कहेंगे मैगेलन जनसंधि जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की टेरा डेल फ्यूगो को, दक्षिण महाद्वीप के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करती है, ये करती है। तो मोटा मोटा क्वेश्चन कौन कौन सा बना, देखो सबसे बड़ा प्रांत अलास्का प्रांत, यहां मैंने बताया। सबसे बड़ा हमने कहा महाद्वीप कौन सा हुआ, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर हुआ। फिर इसी के साथ में हमने कहा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हुई, एंडीज पर्वत वाली हुई। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तांबा कहां निकलता है, विश्व में सर्वाधिक तांबा कहां निकलता है, चिल्ली में निकलता है। इस तरह के ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं। जल संधियों के बारे में पूछा सकता है, तो हम ये कहेंगे बेरिंग, यूकाटन, मैगेलन, ये जल संधियां इंपॉर्टेंट हुई। और सेलवाज घास के मैदान और पंपाज घास के मैदान, सेलवाज रबड़ के लिए, पंपाज किसके लिए, गेहूं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अपन आगे चर्चा बात करते हैं मित्रों, हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा रैपिडली चल रहा हूं, आप मुझे सहयोग कीजिए मित्रों, और आगे अपन चर्चा करते हैं। यहां अगर बात करते हैं मित्रों, देखो फिर अपन बात करते हैं यूरोप पे मित्रों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से पढ़िए और जल्दी हो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए मित्रों। सुनना, फिर अपन चर्चा करते हैं यूरोप की। तो यूरोप के अंदर देखो यहां पे जो आपका फिजिकल फीचर्स भी है और जल मार्ग वाला टॉपिक भी है और इंडस्ट्री भी इसके अंदर साथ में आ जाएगी। तो यहां पे देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहां से जब मैगेलन से आए तो इंडस्ट्री के रूप में सबसे पहले अपन बात करते हैं इस जगह पे। तो यहां पे देखो बाल्टिक सागर है। यहां पे अगर बाल्टिक सागर से पहले अगर बात करते हैं तो यहां पे स्कैंडिनेवियन देश है। कौन सा, स्कैंडिनेवियन पर्वत। पहले बात करते हैं पर्वतों पे। स्कैंडिनेवियन पर्वत है जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड को मिलाकर जो पर्वत बनेगा उसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। फिर स्कैंडिनेवियन से इधर की तरफ आते हैं तो यहां पे देखो मित्रों क्या है, बाल्टिक सागर है। क्या है दोस्तों, यहां पे बाल्टिक सागर है या बाल्टिक सागर। तो इस बाल्टिक सागर के अंदर मेनली 3 खाड़ियां हैं। कौन कौन सी, तो हम कहेंगे एक तो बोथनिया की खाड़ी है, फिर उसके बाद में फिनलैंड की खाड़ी है और रीगा की खाड़ी है। तो बाल्टिक देश कौन कौन से हुए, तो हम ये कहेंगे बाल्टिक देशों के अंदर पहले बात करते हैं तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देशों को क्या बोलते हैं मित्रों, बाल्टिक सी बोलते हैं। बाल्टिक सागर की सीमा यहां पे जो बाल्टिक सी है मित्रों, ये बाल्टिक सागर की सीमा यहां से लगती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे मित्रों हम देखो बाल्टिक सी, कोई एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बाल्टिक सी कहा जाता है। और यहां पे मेनली 3 खाड़ियां भी है। कौन कौन सी है, तो पहली हम कहेंगे बोथनिया की खाड़ी है यहां पे, और फिर उसके बाद में यहां पे जो खाड़ी है फिनलैंड की खाड़ी और रीता की खाड़ी। तो जो बोथनिया की खाड़ी है मित्रों, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी कहां पे है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। स्वीडन प्लस फिनलैंड के बीच में किसकी खाड़ी होती है, बोथनिया की खाड़ी होती है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें बोथनिया, रीगा की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, जो फिनलैंड की खाड़ी दूसरी, जो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है।
फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है, एस्टोनिया के बीच में। और जो रीगा की खाड़ी है मित्रों, हमें कहेंगे एस्टोनिया और लातविया के बीच में है, एस्टोनिया और लातविया के बीच में, लातविया। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रीगा की खाड़ी कहां पे है, तो हम कहेंगे बाल्टिक सी के अंदर है। किन किन देशों के बीच में, तो कहेंगे एस्टोनिया और लातविया के बीच में। किसकी खाड़ी है मित्रों, हम कहेंगे रीगा की खाड़ी है। तो याद रखना, बाल्टिक सी से जब चलते आते हैं जलमार्ग के रूप में, यहां पे क्या होता है मित्रों, यहां पे हम कहेंगे कील नहर होती है, कील नहर है एक। जो कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का क्या करती है, काम करती है कील नहर। फिर जब अपन उत्तरी सागर में आ जाते हैं तो यहां पे अपन कहते हैं डोवर जल संधि थी। कौन सी थी, डोवर। कील नहर के बाद में कौन सी जल संधि मित्रों, डोवर, डोवर जल संधि है जो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे जो डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और ब्रिटेन को फ्रांस से क्या करती है मित्रों, अलग करती है। तो याद रखना, तो सबसे पहले बात किसकी की थी हमने, तो यहाँ पे बाल्टिक सी है जिसकी सीमा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से लगती है। इस बाल्टिक सी के अंदर ही 3 खाड़ियां हैं जिनमें बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया के बीच के अंदर आती है रीगा की खाड़ी। फिर यहीं से हम कह सकते हैं कील नहर होती है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। फिर उसके बाद डोवर जल संधि होती है, डोवर जल संधि होती है जो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। फिर यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, कौन सी मित्रों, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। मैं हिंदी शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूं, इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहाँ पे क्या बिस्के की खाड़ी है जो किसके बीच में है, तो हम कहेंगे, हम ये कहेंगे फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या है दोस्तों, बिस्के की खाड़ी है। फिर यहां से निकल के जब जाता है वेत्रू, यहाँ पे आता है जिब्राल्टर जल संधि पे आ गया, जिब्राल्टर पे बिस्के के पानी से निकल के आता है इंटरनल जो वाटर मार्ग है उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों। तो यहाँ पे क्या जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी मित्रों, जिब्राल्टर जल संधि। देखो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या करती है, तो हम ये कहेंगे ये स्पेन को, हम ये कहेंगे स्पेन को मोरक्को से क्या करती है, मोरक्को यहाँ पे है, ये क्या यहाँ पे मोरक्को, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन करती है, जिब्राल्टर जल संधियां। तो देखो मैंने 3 जल संधि जो वाटर मार्ग है उसके ऊपर भी चर्चा किया है। तो सबसे पहले बाल्टिक सी हुआ, फिर कील नहर हुआ, फिर डोवर जल संधि हुआ, डोवर के बाद में कौन, बिस्के की खाड़ी हुई, बिस्के की खाड़ी बाद में कौन सी हुई, जिब्राल्टर जल संधि हुई। ये जिब्राल्टर जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। हम ये कहेंगे स्पेन को मोरक्को से अलग करती है या यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करती है। और यहाँ पे अपन किसके आगे आ गए, यहाँ पे भूमध्य सागर में आ गए मित्रों। और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भूमध्य सागर से बन सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा वर्तमान में ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसी से भी रिलेटेड ये टॉपिक हो सकता है। तो हम आगे बात करेंगे मित्रों कि जो भूमध्य सागर है, जब भूमध्य सागर में आ गए अपन यहां पे, तो यहां पे कर्च, यहां पे एक तो देखो ब्लैक सी है, काला सागर है, यहां पे कर्च जल संधि है जो हम कहेंगे, और एक यहाँ पे तुर्की पास में मरमरा सागर भी है जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में मरमरा सागर है, और ब्लैक सी है, काला सागर है, और यहाँ पे कैस्पियन सागर है। तो ब्लैक सी की सीमा किस किस से लगती है, तो कहेंगे रूस से लगती है, यूक्रेन से लगती है, तुर्की से लगती है, जॉर्जिया से लगती है, रोमानिया से लगती है, बुल्गारिया से लगती है। किसकी सीमा लगती है मित्रों, ब्लैक सी की, काला सागर की सीमा लगती है। और कर्च जल संधि आती है, यहां से भूमध्य सागर से होकर आते हैं तो कर्च जल संधि आती है, यहीं पे रूस है, यहीं पे यूक्रेन है। जो रूस और यूक्रेन को क्या करती है, कर्च जल संधि अलग करती है, काला सागर को एजोव सागर से जोड़ने का काम करती है। तो यहां पे मित्रों, हां फिर हमने अपन बात किया मित्रों, इसी के साथ के अंदर ही शायद वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, मैं थोड़ा रैपिडली चल रहा हूं मित्रों। देखो दोस्तों, फिर अपन देखो वापस बात करते हैं एक बार इंटरनल जलमार्ग की। बाल्टिक सागर से कील नहर पे है, कील नहर से उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर से डोवर जल संधि पे है, डोवर से इंग्लिश चैनल में है, इंग्लिश चैनल से बिस्के की खाड़ी पर है, बिस्के की खाड़ी से यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर से आए, जिब्राल्टर से कहाँ गए, भूमध्य सागर में आए, भूमध्य सागर से कहाँ गए, कर्च जल संधि पे आए, कर्च से होते हुए काला सागर में आ गए। तो काला सागर की सीमा किससे हो सकती है, रूस से, यूक्रेन से, तुर्की से, फिर जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया से किसी सीमा लगती है, काला सागर की सीमा लगती है। फिर काला सागर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं काला सागर, फिर कैस्पियन सागर एशिया में पड़ा जाएगा। और यहाँ पे पर्वतों पे चर्चा करते हैं, दोबारा देखो यहाँ ब्लैक सी पे लाके अपने छोड़ा। फिर पर्वतों में यदि अपन चर्चा करते हैं तो स्कैंडिनेवियन पर्वत हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्वत है कार्पेथियन पर्वत,
जो पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन की सीमा पर कार्पेथियन पर्वत है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत आता है, जर्मनी के अंदर आता है, या जर्मनी के अंदर बात करते हैं तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज पर्वत आता है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट आती है और हर्ज पर्वत कहां पे है? जर्मनी में। वहीं फ्रांस में जूरा पर्वत और फ्रांस के स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत श्रृंखला आती है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यहां पे आते हैं पिरेनीज पर्वत, यहां पर कहता है पिरेनीज पर्वत। आपसे पूछ सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कहां है, तो हम कहेंगे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो सबसे पहले देखो इसके देश में पर्वतों में स्कैंडिनेवियन पर्वत आया, फिर कार्पेथियन पर्वत आए, फिर उसके बाद जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट आया, जर्मनी के अंदर हर्ज पर्वत आया, जर्मनी से हम कहेंगे फ्रांस में आते हैं तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला हुई, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत श्रृंखला हुई। फ्रांस में क्या हुआ? जूरा पर्वत हुआ। फिर स्पेन में आते हैं तो कैंटाबिरियन का मैदान है ना, आइबेरियन कैंटाबिरियन का मैदान, सियरा मुरिला, बेटिकल माउंटेन, एंडालुसिया का मैदान, ये सब कहां पे है? स्पेन के अंदर है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत। फिर आल्प्स पर्वत देखो दिख रहा है, ALPS आल्प्स पर्वत भी हम कहेंगे ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। आल्प्स पर्वत कहां पे है? ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हम कहेंगे आल्प्स पर्वत है। तो याद रखो मित्रों, फिर दोबारा मैं चर्चा करता हूं इंटरनल जल मार्ग के साथ के अंदर। तो सबसे पहले यहां पे क्या हमने बताया? बाल्टिक सागर है, जिसकी सीमा किससे लगती है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से लगती है। और इस बाल्टिक सागर में 3 खाड़ियां है। कौन कौन सी? बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया के बीच के अंदर है। फिर यहां से किस में है? कील नहर पे है, जो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। फिर उत्तरी सागर के अंदर है तो उत्तरी सागर में, फिर उत्तरी सागर डोवर जल संधि पे है तो उत्तरी सागर को डोवर जैसे उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, ब्रिटेन को फ्रांस से क्या करती है? अलग करती है। फिर इसी के साथ में बे ऑफ बिस्के पे है, बिस्के की खाड़ी पर है, जो ब्रिटेन, जो बिस्के की खाड़ी जो है हम कहेंगे यहाँ पे किसके अलग करती है? फ्रांस और स्पेन को क्या करती है? अलग करती है। फिर यहाँ से किस पे आते हैं? जल संधि जिब्राल्टर से होते हैं, भूमध्य सागर में है। तो जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को किससे अलग करती है मित्रों? मोरक्को को स्पेन से क्या करती है? अलग करती है, या हम कहेंगे यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। फिर यहां से अपन कर्च जल संधि होती है जो काला सागर को एजो सागर से जोड़ती है, रूस और यूक्रेन को क्या करती है? अलग करती है, कर्च जल संधि हुई। और मरमरा सागर है जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में, यहाँ पे तुर्की के पास में आ जाता है, मरमरा सागर भी आ जाता है। फिर यहाँ पे 2 पर्वत और है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे पर्वतों के रूप में देखो वापस पढ़ते हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत हुआ, फिर कार्पेथियन पर्वत हुआ, यहाँ पे देखो बताया था मैंने अभी, कार्पेथियन पर्वत हुआ जो पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन पे होता है। फिर उसके बाद में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट हुए, जर्मनी में हर्ज पर्वत हुआ, फ्रांस में जूरा पर्वत हुआ, फ्रांस में यमन के फ्रांस स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत हुआ। फिर यहाँ पे स्पेन में आइबेरियन का पठार, सियरा मोरेना, बेटिकन माउंटेन, एंडालुसिया मैदान, कैंटाबिरियन यहाँ पे कहाँ पे है मित्रों? स्पेन में। फिर इसी के साथ में आल्प्स पर्वत है जो हम ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर आल्प्स पर्वत है। तो मोटा मोटा आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ रोकीज पर्वत कहाँ है? तो हम ये कहेंगे मित्रों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत कहाँ है? तो हम ये कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आपसे पूछे आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो यूरोप के अंदर, याद रखना आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। आपसे पूछ सकते हैं कि आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो बड़ा मोटा मोटा याद रखना यूरोप में है, ठीक है ना। आपसे फिर पूछ सकते हैं पिरेनीज पर्वत कहाँ है? तो हम स्पेन और फ्रांस की सीमा पर मोटा मोटा कहेंगे यूरोप में, नहीं तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है। फिर यहां से जल संधियां होते हुए हम बार बार आ रहे हैं। फिर देखो एक बार फिर रिवीजन मार लेता हूं, पर्वतों में स्कैंडिनेवियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, फिर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, हर्ज पर्वत, फिर फ्रांस में जूरा पर्वत, फ्रांस में पिरेनीज पर्वत, स्पेन में सियरा मोरेना, बेटिकन माउंटेन, एंडालुसिया मैदान, कैंटाबिरियन, ये यहाँ पे हुआ। फिर आल्प्स पर्वत हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे जल के रूप में बाल्टिक सागर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से लगता है। फिर कील नहर हुई, फिर उत्तरी सागर में, फिर इंग्लिश डोवर जल संधि जो इंग्लिश चैनल में, फिर बिस्के की खाड़ी से होते हुए जिब्राल्टर के पास में, फिर जिब्राल्टर से होते हुए कहाँ पे? भूमध्य सागर में यहाँ पे आके, और यहाँ पे अपन ने बात की। तो ये मोटा मोटा किसकी अपन ने चर्चा की दोस्तों? यूरोप के बारे में बात की। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप पे आते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप पे हम क्या मोटा मोटा कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे देखो मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप पे आते हैं। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखो इस अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, जहां पर अपन चर्चा करते हैं मित्रों, कि यहां पे पर्वत के रूप में जब बात की जाती है तो आपसे पूछ सकते हैं कि एटलस पर्वत कहां है? ये देखो एटलस पर्वत यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? एटलस पर्वत है। ये जो एटलस पर्वत है हम कहेंगे उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया की सीमा पर क्या लगता है? एटलस पर्वत लगता है। फिर पर्वतों के रूप में यहाँ पे किलिमंजारो में आते हैं,
यहाँ पे तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी होती है। तो किलिमंजारो पर्वत कहां पे मित्रों, तो हम कहेंगे अफ्रीका के अंदर है। एटलस पर्वत कहां है, अफ्रीका में। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में कहां पे, तो हम कहेंगे तंजानिया में। फिर यहां पे दक्षिण में आते हैं तो इस जगह पे एक ड्रैंकस बर्फ पर्वत श्रृंखला, कौन सी मित्रों, ड्रैंकस बर्फ पर्वत श्रृंखला। तो याद रखना पर्वतों के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में एक तो एटलस पर्वत को ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में किलिमंजारो पर्वत को ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में ड्रैंकस बर्फ पर्वत श्रृंखला को ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। फिर उसके साथ में यदि अपन चर्चा करते हैं यहाँ के जो मरुस्थल है, यहाँ के जो मरुस्थल है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देखो सहारा मरुस्थल नजर आ रहा है आपको। सहारा मरुस्थल जो पर्वत के बाद में कौन सा पढ़ना है, मरुस्थल की बात की जाती है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे सहारा मरुस्थल है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में कितने देशों में इसका विस्तार है, तो हम कहेंगे लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। और सबसे अधिक विस्तार तो अल्जीरिया में है, अल्जीरिया के बाद में लीबिया में है, और लीबिया के बाद में सूडान में इसका विस्तार आता है। तो याद रखना आप सब मित्रों कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कहां है, तो हम कहेंगे अटाकामा मरुस्थल। कहां है, पेरू और चिली की सीमा पर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है, तो हम कहेंगे मित्रों कहां पे, तो हम ये कहेंगे कहां पे मित्रों, अल्जीरिया, लीबिया और सूडान पे ये सहारा मरुस्थल विस्तार है। फिर सहारा मरुस्थल के दक्षिण में देखो साहेल का मरुस्थल है। नंबर आया कि नहीं आ रहा है, ये साहेल का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कालाहरी मरुस्थल कहां है, तो कालाहरी मरुस्थल साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर कालाहरी मरुस्थल है, जहां पे बुशमैन जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो कालाहरी मरुस्थल ये रहा देखो साउथ अफ्रीका और हम कहेंगे और बोत्सवाना की सीमा पर कालाहरी मरुस्थल है, जो इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो मित्रों देखो मैं बार बार 5-7 क्वेश्चन बना रहा हूं, तो आपसे देखो पहले सबसे बड़ा पर्वत, सबसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पर्वत कौन सा, रॉकीज और एप्लेसन आपसे पूछ सकते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपसे पूछ सकते हैं एंडीज पर्वत कहां है। यूरोप में आपसे पूछ सकते हैं अल्प्स पर्वत कहां है और पिरेनीज पर्वत कहां है। फिर अफ्रीका महाद्वीप पूछ सकते हैं एटलस पर्वत कहां पे, किलिमंजारो पर्वत कहां है, ड्रैंकस बर्फ पर्वत कहां है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई, ये ध्यान रखना अपनी बात को। फिर अपन बात करते हैं मित्रों यहाँ पर्वतों में एटलस पर्वत, किलिमंजारो, और यहां पे अगर चर्चा करते हैं ड्रैंकस बर्फ पर्वत हुआ, मरुस्थल में सहारा मरुस्थल, साहेल का मरुस्थल, बुशमैन, कालाहरी मरुस्थल, इसको बोलते हैं कालाहरी मरुस्थल, कालाहरी मरुस्थल। और यहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति क्या होती है, निवास करती है। यह महत्वपूर्ण बात हुई। और अफ्रीका महाद्वीप की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है बरंस घाटियों में अवस्थित झीलें यहां प्रेजेंट है। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं मित्रों, देखो बरंस घाटी में अवस्थित जो झीलें हैं इस पे अगर चर्चा करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं मित्रों आपके साथ में यहां पे देखो सबसे पहले करीबा झील है, जाम्बिया, यहां पे करीबा झील है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर करीबा झील है। यहां पे मलावी झील है, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा पर मलावी झील है। करीबा झील, मलावी झील, ये बरंस घाटी में अवस्थित एक झील है, ये बरंस घाटी में। फिर मलावी झील के बाद में यहां पे आती है विक्टोरिया झील, युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर, युगांडा, केनिया और प्लस तंजानिया की सीमा पर कौन सी झील है मित्रों, तो हम कहेंगे विक्टोरिया झील है। युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर विक्टोरिया झील हुई। फिर यहाँ पे अपना एक और झील आती है जिसको बोलते हैं टाना झील इथियोपिया पर, और नासिर झील सबसे इंपॉर्टेंट नासिर झील। तो हम ये कहेंगे नासिर झील मिस्र के अंदर है और नील नदी पर बांध बनाकर झील का असवान बांध बनाया गया, और असवान बांध का जना से कौन सी झील हुई मित्रों, हम कहेंगे नासिर झील। तो याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे नील नदी। और विश्व की अफवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी मित्रों, हम क्या कहेंगे मित्रों, तो हम कहेंगे अमेजन नदी। अफवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो अमेजन। और लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हुई। नील नदी पर कौन सा बांध बनाया, असवान बांध। और असवान बांध का जना से कौन सी हुई मित्रों, नासिर झील हुई। कहां पे पड़ी हुई, ये मिस्र में पड़ी हुई। तो झीलों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे अगर करीबा झील, फिर उसके बाद में मलावी झील, फिर विक्टोरिया झील, टाना झील, और यहाँ पे कौन सी झील आती है, नासिर झील। और नील नदी यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलकर कहाँ जाती है मित्रों, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो जरा एक बार वापस अफ्रीका महाद्वीप पर रिवीजन मारो, तो हम ये कहेंगे पर्वत के रूप में एटलस पर्वत, फिर उसके बाद में किलिमंजारो पर्वत, और उसके बाद में हम कह रहे ड्रैंकस बर्फ पर्वत। मरुस्थल में कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, फिर साहेल का मरुस्थल, फिर कालाहरी मरुस्थल। ये बात क्लियर हुआ पॉइंट। झीलों में यदि अपन बात करें कि यहाँ पे कौन सी झील, करीबा झील हुई, फिर मलावी झील हुई, फिर विक्टोरिया झील हुई जिसका संबंध किसा युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा पर कौन सी झील का मित्रों, विक्टोरिया झील का विकास है। विक्टोरिया झील पड़ी हुई है, तो यहां पड़ी हुई विक्टोरिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया सीमा पर विक्टोरिया झील पड़ी हुई है।
देखो, फिर उसके बाद में नासिर झील है जो नील नदी पर असवान बांध बनाएगा, जिसकी झील का निर्माण क्या है, नासिर झील है। ये महत्वपूर्ण बात हुई। और यहां पे एक और चीज पूछ सकते हैं, अफ्रीकन हॉर्न, तो हम कहेंगे इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया को मिलाकर क्या बनता है मित्रों, अफ्रीकन हॉर्न बनता है। चूंकि अपन यहां से भूमध्य सागर में आ गए थे, अब आपके टॉपिक आता है इंटरनल जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे देखना मित्रों, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां से आज अपन आएंगे हार्मुज वगैरह पे बात करते हैं, जो करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि भूमध्य सागर में जैसे आए अपने जिब्राल्टर को पार करते भूमध्य सागर में आए, भूमध्य सागर से आते हैं, यहां पे एक नहर आती है, स्वेज नहर। क्या आती है, इसका नाम क्या मित्रों, स्वेज नहर है। क्या नहर है, स्वेज नहर है। जो स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है, जोड़ती है और मिस्र के दो भागों को अलग करती है। यानी मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र को दो भागों में अलग करने वाली जल संधि कौन सी हुई, स्वेज नहर हुई, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है, जोड़ती है। अब आती है लाल सागर। जब अपन यहां से देखो बाल्टिक सागर से पार किए कील नहर, कील नहर से उत्तरी सागर आए, उत्तरी सागर से अपन क्या आएंगे, इंग्लिश डोवर जल संधि पे, डोवर से इंग्लिश चैनल पे आए, इंग्लिश बिस्की खाड़ी को पार किया, फिर यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि को पार किया, फिर भूमध्य सागर में आए, फिर भूमध्य सागर से कहाँ है, स्वेज नहर पे आए। जब स्वेज नहर की जब बात की जाती है, जो स्वेज नहर होती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, मिस्र के दो भागों क्या करती है, अलग करती है। कौन सी जल संधि, स्वेज नहर। और सिनाई प्रायद्वीप को स्थल संधि भी कहते हैं। ये जो सिनाई प्रायद्वीप होता है, अफ्रीका को यूरोप से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का क्या है, एक भाग माना जाता है। जब लाल सागर में आ जाते हैं तो मित्रों यहाँ पे देखना, यहाँ पे बाब एल मंडेव जल संधि है। कौन सी, इंटरनल जलमार्ग के रूप में बाब एल मंडेव जल संधि है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यमन को, ये देखो यमन है, और यहाँ पे जिबूती, यमन को जिबूती से अलग करती है। किसको अलग करती है, यमन को जिबूती से क्या करती है, अलग करती है। यमन को जिबूती से क्या करती है, अलग करती है। कौन सी जल संधि होगी, हम कहेंगे बाब एल मंडेव जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, यमन को जिबूती से अलग करने वाली जल संधि कौन दी, बाब एल मंडेव। और अब वर्तमान में आपने सुना होगा हूती एक लड़ाके हैं जिनको क्रांतिकारी भी कहते हैं, कोई लोग उनको आतंकवादी भी कहते हैं। तो हूती लड़ाके जो है किस देश से संबंध रखते हैं, तो हम कहेंगे यमन से। आपसे पूछ सकते हैं हूती लड़ाकों का संबंध किस देश से, तो हम कहेंगे यमन से मित्रों। और साथ साथ के अंदर एक और शब्द आपको पूछ रहा होगा, बार बार मिला होगा, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला भी ईरान की तरफ से लड़ रहा है, हूती लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये कौन है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला लड़ाके जो है इनका संबंध है लेबनान से। किससे मित्रा, लेबनान से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हूती लड़ाके, हिजबुल्ला, ये कहां का एक संगठन है, तो हम कहेंगे मित्रों हिजबुल्ला जो है लेबनान का है, और हूती कहां का है, तो हम ये कहेंगे हूती जो है कहां का है, यमन का है। ये बात क्लियर हुआ। तो यहां से देखो जलमार्ग के रूप में है, तो भूमध्य सागर से कहां गए मित्रों, अदन की खाड़ी पे आ गए, और यहां तक हमने बात की। तो अफ्रीका महाद्वीप को हमने पढ़ा है। तो एक बार दोबारा रिवीजन लो। देखो सबसे पहले उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका। जब चार को लो। देखो सबसे पहले पर्वत, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सब कहां पे है मित्रों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। फिर यहां पे पठार में यूकोन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, लेब्राडोर का पठार, ये सब कहां थे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। जिले में कौन कौन सी जिले हुई, तो ये 5 ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रियंडर, विनीपेग जिले, ये सब के कनाडा में। फिर 5 ग्रेट 5 लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटेरियो, ये ग्रेट 5 लेक्स, ये कहां, अमेरिका के अंदर। फिर इसी के साथ में हमने कहा ये हुई। फिर पनामा नहर, पनामा नहर यहां पे कौन सी, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर से जोड़ती है। 2 जल संधियां, बेरिंग जल संधि और युकाटल जल संधि हुई। फिर यहां से फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आए। फिर एंडीज पर्वत हुई, एंडीज पर्वत समझो चोटी कौन सी हुई, एकांगुआ, और उसके सबसे सर्वाधिक ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा मित्रों, हम कहेंगे कोटोपेक्सी, विश्व में सर्वाधिक ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हुआ। फिर यहाँ पे सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा, वाटाकामा मरुस्थल हुआ, है ना। फिर यहाँ पे घास कौन सी मिलती है, तो हमने 2 इंपोर्टेंट, सेलवाज और पंपाज घास। सेलवाज किसके, रबड़ के लिए, पंपाज किसके लिए मित्रों होती है, तो हमने कहा गेहूं के उत्पादन के लिए। फिर अटाकामा मरुस्थल हुई, और यहाँ पे हमने ये कहा पे यहाँ से निकल गया, और चिल्ली जो है तांबे के लिए, नाइट्रेट भंडार के लिए भी इंपोर्टेंट माना जाता है। मैंने थ्रोट लिमिट है। फिर उसके बाद में यूरोप में, तो यूरोप के अंदर अपन बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन पर्वत हुआ, कार्पेथम पर्वत हुआ, हर्ज पर्वत हुआ, जूरा पर्वत हुआ, फिर यहाँ पे अल्स पर्वत हुआ, ये इंपोर्टेंट हमने बात किया। फिर यहाँ पे बाल्टिक सागर, कील नहर, बाल्टिक सागर से कील
नील नहर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, बिस्की की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर, फिर स्वेद नहर, स्वेद नहर से कहां पे आ गए, बाबल मंडे पर आ गए, स्वेद नहर से लाल सागर से होते हुए कहां पे आ गए, बाबल मंडे पर आ गए, बाबल मंडे लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, यमन को जिबूती से अलग करता है, यमन में आतंकवादी समूह या क्रांतिकारी समूह हम कहेंगे तो बोले कौन सा, तो हूती है, वो लड़ाके हैं, ठीक है ना, वो कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हूती है, हिजबुल्ला है, वो कहां के मित्रों, लेबनान का है। यहां तक हमने बात की है। अब अफ्रीका महाद्वीप में आते तो एटलस पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है, फिर यहाँ पे ड्रिंकस पर्वत है, मरुस्थल में सहारा मरुस्थल है, साहिल का मरुस्थल है, याद रखना झील के रूप में, या मलावी झील है, टंगानाई का झील है, विक्टोरिया झील हुई, फिर नासिर झील हुई। अब देखो, अब मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो हम कहेंगे सुपीरियर झील। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी हुई, सुपीरियर झील हुई। विश्व में सबसे गहरी मीठे पानी की झील, विश्व से सबसे बड़ी, हमने कहा सिर्फ से सबसे गहरी मीठे पानी झील कौन सी हुई, बेकाल आगे आएगी। विश्व में सबसे बड़ी भरंस घाटी में अवस्थित झील कौन सी हुई मित्रों, लाल सागर। लाल सागर आपसे पूछे कि विश्व में भरंस घाटी में अवस्थित सबसे बड़ी झील कौन सी हुई, तो हम कहेंगे लाल सागर। तो यहां पे सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, और यहां पे बेकाल झील है, यहां पे यही जगह पे बेकाल झील है। बेकाल कौन झील है, बेकाल साइबेरिया के अंदर है, विश्व में सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। विश्व में अगर आपसे पूछे कि भरंस घाटी में अवस्थित झील कौन सी हुई, तो हम कहेंगे मित्रों लाल सागर, जो भरंस घाटी में अवस्थित सबसे बड़ी झील हुई। और कैस्पियन सागर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हुई, तो हम कहेंगे कैस्पियन सागर है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक इंटरनल जलमार्ग से निकल के फिजिकल, इंटरनल जलमार्ग और साथ में रिसोर्सेज सब साथ में चल रहा है मित्रों। अब आ जाते हैं अपन एशिया महाद्वीप पे बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप थोड़ा सा इत्मीनान बनाए रखें, मैं आपको अच्छी सी बात बता रहा हूं, आपको इससे जरूर फायदा होगा। आप सुनिए जरा इसको, नो डाउट ये इस वीडियो से 100% आपको फायदा होगा मित्रों। मैं बहुत जल्दी जल्दी, फास्ट, स्पीडली, रैपिडली आपका सहयोग कर रहा हूं, है ना, तो मुझ में भी आप लोग सहयोग बनाए रखें, मेरे साथ में भी मित्रों। देखो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, चूंकि अब आगे एशिया महाद्वीप पे, तो एशिया महाद्वीप के जो देश होते हैं, तो हमने ये कहा कि इसको पश्चिमी एशिया के अंदर बांटते हैं, पश्चिमी एशिया के बाद में खाड़ी देशों में बांटते हैं, फिर उसके बाद मध्य एशियाई देशों में बांटा जाता है, फिर दक्षिण एशियाई देशों में, फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, फिर पूर्वी एशियाई देशों में चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले पश्चिमी एशिया, आपसे ये पूछ सकते हैं कि इजराइल एशिया के किस भाग में आता है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या कहेंगे पश्चिमी एशिया में आता है। तो पश्चिमी एशिया से कौन कौन से देश होते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम ये कहेंगे तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल। यहाँ पे तुर्की, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन जो इजराइल है, ये सारे देश किस में आते हैं मित्रों, पश्चिमी अफ्रीका, हम कहेंगे पश्चिमी एशिया में आते हैं। तुर्की, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल। अब यहां से ध्यान रखना कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या इजराइल की सीमा, इजराइल चूंकि अभी वर्तमान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? बिल्कुल लगती है। किसकी नहीं लगती, तो हम कहेंगे जॉर्डन की नहीं लगती है मित्रों। तो याद रखना कि यहां पे जॉर्डन की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। चूंकि इजराइल की जब बात की जाती है, तो याद रखना, ये मैंने ऊपर से उठा के यहां पे रखा है, तो याद रखना इजराइल के भाग ही फिलिस्तीन है। इजराइल का भाग ही क्या है, फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन अगर आपसे पूछे कि फिलिस्तीन किसका एक भाग है, तो इजराइल से अलग हुआ भाग है। और हमास, हमास कहते हैं एक आतंकवादी, क्रांतिकारी या लड़ाके हम कहेंगे, तो हमास का संबंध किससे मित्रों, फिलिस्तीनियों से है। हमास का संबंध किससे, फिलिस्तीनियों से। तो याद रखना, हूती का संबंध किससे, यमन से। हिजबुल्लाह का संबंध किससे, लेबनान से। हमास का संबंध किससे, फिलिस्तीन से। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? अब बात करते हैं, देखो फिर हमने ये कहा कि जो भूमध्य सागरीय सीमा किससे लगती है, जॉर्डन से नहीं लगती है, तुर्की होगा। फिर मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, फिर खाड़ी देश आते हैं। तो इस खाड़ी देशों में देखो सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यही यमन, ओमान, ये सब देश किस में आते हैं, खाड़ी देशों में आते हैं। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, यमन और ओमान। और ये यहाँ पे ईरान, ये यहाँ पे देखो मित्रों, यहाँ बैठा है कौन सा, इजराइल, तो ईरान। अब देखो बार बार वर्तमान की भी बात बता देता हूं, जलमार्ग के रूप में हार्मुज जल संधि की बार बार बात की जा रही है, और इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा मित्रों इस बार कि हार्मुज जल संधि क्या है। तो याद रखना हार्मुज, ये यहाँ पे हार्मुज, जब देखो अपन बार बार बात कर रहे हैं, देखो जिब्राल्टर से होते हुए भूमध्य सागर में आए, भूमध्य सागर से फिर कहां पे, सफेद नहर पे आए, सफेद नहर पार करते हुए लाल सागर में आए, लाल सागर से बाबल मंडे अदन की खाड़ी से आए, यहां तक क्लियर हुआ। ये हार्मुज जल संधि, यहां पे देखो ये फारस की खाड़ी है और नीचे ओमान की खाड़ी है। तो याद रखना मित्रों, हार्मुज जल संधि, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हार्मुज जल संधि पर किसका अधिकार, तो हम कहेंगे ईरान का अधिकार है। किसका अधिकार, ईरान का। तो किस किस को जोड़ रही है, देखो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और ईरान को यूएई से क्या करती है, अलग करती है मित्रों। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्मुज जल संधि क्या करती है, तो हम कहेंगे ईरान को यूएई से
अलग करती है, ईरान को यूएई से अलग करती है, फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है, ये जोड़ती है। तो हारमूज पे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बता देता हूं कि कौन सी खाड़ी को जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है, हारमूज जल संधि करती है। किसको अलग करती है, ईरान को यूएई से अलग करती है। तो वर्तमान में जो हारमूज जल संधि है, इस पर अधिकार किसका है, ईरान का है। और भारत को लगभग 60% तेल और गैस की सप्लाई भी इस हारमूज से होते ही भारत में वो है। और ये यानी हारमूज से होती है कहां आती है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से देखो कहां आती है, भारत के अंदर आती है। हम कहेंगे तेल और गैस की सप्लाई कहां से हो रही है, 60% हारमूज से होकर निकल रही है मित्रों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो जलमार्ग के साथ में आपको फिजिकल, जलमार्ग, इंडस्ट्री सब मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, याद रखो मित्रों। तो याद रखना, मैं अभी बार बार फिर कह रहा हूं, ये हमारी एक रैपिड क्लास है, एक रिविजन क्लास है। थ्रू आउट हम बहुत जल्दी चल रहे हैं। आपको कल एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए ये क्लास थोड़ा फास्ट लिया जा रहा है मित्रों। तो यहां पे आ गए, हारमूज पे आ गए। अब देखो हारमूज पे आने के बाद के अंदर यहां के जो पर्वत पठार है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। एशिया को इंडिया से पढ़े बिगर मित्रों बहुत अधूरा है, इंडिया को ही पढ़ना पड़ता है। बिना इंडिया को सीखे अपन एशिया को नहीं सीखते। यहां से इस लोकेशन को सीख लो तो पूरा देखो। ये जब भारत की चर्चा की जाती है तो भारत के इधर क्या आती है दोस्तों, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान से ऊपर ईरान आता है, ईरान से तुर्की आता है। सुनो जरा, जब भारत के इधर की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, किरथर पर्वत श्रृंखला होती है। अफगानिस्तान में आते हैं तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सी पर्वत है, तो हम कहेंगे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ईरान में कौन सा पर्वत है, तो आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान में जाग्रोस पर्वत का संबंध किससे है, ईरान से। तुर्की में आते हैं तो अनातोलिया का पठार। तुर्की में मरमरा सागर भी कहां है, तुर्की के अंदर है। मरमरा सागर भी कहां है, तुर्की में। अनातोलिया पठार, पॉन्टिन पर्वत श्रृंखला, टोरस पर्वत श्रृंखला भी कहां मित्रों, तुर्की में आती है। तो याद रखना, वापस रिवीजन के रूप में अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाती है तो यहां से अपन छोड़ दिया, यहां तक लाके छोड़ दिया, बाबल मंडे तक आए जलमार्ग के रूप में, यहां पे आके छोड़ दिया। अब अपन एशिया महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। तो वापस सबसे पहले भारत की बात की जाती है तो भारत के इधर पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, किरथर पर्वत श्रृंखला है। फिर अफगानिस्तान की बात की जाती है तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर। फिर ईरान में जाग्रोस पर्वत है। तुर्की में आते हैं तो पॉन्टिन पर्वत श्रृंखला आती है, टोरस पर्वत श्रृंखला तुर्की के अंदर प्रेजेंट है। फिर तुर्की में अनातोलिया का पठार तुर्की के अंदर है, और तुर्की के अंदर ही हम कहेंगे मरमरा सागर है। तो तुर्की में भी मरमरा सागर। और तुर्की में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वान झील। वान झील है विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील, जिसकी लवणता 330 प्रति हजार मानी जाती है, 330 प्रति हजार मानी जाती है। तो याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील अगर आपसे चर्चा करें तो सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी झील तो बेकाल झील। विश्व की भ्रंश घाटी में उसकी सबसे बड़ी झील लाल सागर। विश्व की खारे पानी की झील तो हम कहेंगे कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो हम कहेंगे तुर्की की वान झील। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे मित्रों। यहां हम बात कर रहे हैं तो ये पर्वत यहां से इधर चले अपन, अब यहां से इधर चलेंगे। तो वापस बोलो जरा, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर। ईरान में जाग्रोस पर्वत, तुर्की में पॉन्टिन पर्वत श्रृंखला, टोरस पर्वत श्रृंखला, अनातोलिया पठार, और हमें तुर्की में वान झील, मरमरा सागर यहां पे हुआ। फिर इधर की तरफ आते हैं तो भारत पाकिस्तानी सीमा में देखो काराकोरम पर्वत नजर आ रहा है, काराकोरम हिमालय पर्वत श्रृंखला। जब भारत पढ़ेंगे कल अपन तो भारत के अंदर देखना कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को विभिन्न भाग होते हैं। तो हिमालय में ऊपर की तरफ काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, इन सब का अध्ययन किया जाएगा कल। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब आते हैं चीन के अंदर, तो चीन में आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे सबसे पहले चीन में आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेड बेसिन कहाँ है, लोएस का पठार कहाँ है, ये सब चीन के अंदर आते हैं। तो रेड बेसिन्स और लोएस का पठार, ये सब कहां है मित्रों, चीन के अंदर आता है। मंचूरियन का मैदान चीन के अंदर, जो मंचूरियन खाते हैं ना अपन, ये मंचूरियन का मैदान यहां पे है मंचूरियन। तो मंचूरियन मैदान में चीन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेड बेसिन कहां है मित्रों, चीन के अंदर है। रेड बेसिन कहां है, चीन में। तो इंपॉर्टेंट बात है, ईरान वाली ध्यान रखना कि जाग्रोस पर्वत कहां है, ईरान में। पहली बात, हारमूज पर अधिकार किसका है, ईरान का है। हारमूज जल संधि क्या करती है, तो कहेंगे फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, यूएई को ईरान से अलग करती है। ये यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में ईरान के अंदर ही 2 मरुस्थल है, उसकी चर्चा 100% करना, क्योंकि आ सकता है कल, क्यों ईरान वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है। तो यहां पे 2 मरुस्थल है, ईरान के अंदर ही 2 मरुस्थल आते हैं, जिसका नाम है दस्त कबीर और दस्त लुत। ईरान में 2 मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है मित्रों, दस्त कबीर और दस्त लुत है ना। तो ईरान की मुख्य बातें बताओ जरा। तो हमने कहा कि दस्त कबीर, दस्त लुत 2 मरुस्थल किसके मित्रों, ईरान के।
ईरान में जाग्रोस पर्वत कहां पे, ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर हारमुज का अधिकार किस पे, ईरान का है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताइए। तो यहां पे देखो पर्वत के रूप में इधर गए, अब इधर गए, तो चीन में रेड बेसिन, लोएस का पठार, मंचूरियन के मैदान, यहाँ पे हम कहेंगे कुल्लुन पर्वत, सिगलिन पर्वत, अल्तुन सा, नानसा, खूब सारा है, लेकिन मैंने इसकी चर्चा नहीं की आपके साथ में। जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर रहा हूं। रेड बेसिन है, लोएस का पठार चीन के अंदर इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। बात यहां तक क्लियर हुआ मित्रों। अब अपन चर्चा करते हैं यही केसी के साथ के अंदर ही, जो यहां पे आओ, तीन जल संधियां, जब चीन से अपन इधर की तरफ आते हैं तो तीन जल संधियां सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे जरूर पूछी जा सकती है मित्रों। हारमुज के साथ के अंदर ए से की तीन जल संधियां है, हारमुज है पहली, तो फिर एक मलक्का है, फिर मक्कासर जल संधि है। कौन सी भाई, मलक्का एंड मक्कासर जल संधियां। देखो इधर भी देखो, बात करते हैं मित्रों। देखो एक तो कौन सी हुई हमारी, हारमुज हुई, ये वाली हारमुज। फिर उसके बाद में देखो यहां पे अपन जा रहे हैं, यहां पे एक जल संधि है, देखो मलक्का, एक तो है मलक्का जल संधि नंबर 1 मलक्का। फिर उसके बाद में यहां पर जल संधि की बात करते हैं तो हम कहेंगे सुंडा, यहां पे मलक्का जल संधि है, और यहां पे एक जल संधि जिसका कहते हैं मक्कासर जल संधि। कौन सी है, मक्कासर जल संधि, मक्कासर जल संधि। और यहां पे एक जल संधि है सुंडा जल संधि, सुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मलक्का जल संधि, मक्कासर जल संधि, सुंडा जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक हारमुज जल संधि। तो जल संधि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका इंटरनल जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में तो जल संधियों से होकर तो निकलते सब मार्ग, तो यहां ध्यान रखना। तो मलक्का जल संधि जो मलेशिया के मलय द्वीप को सुमात्रा से, मलेशिया मलय द्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, अंडमान सागर को जावा सागर से, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी, मलक्का जल संधि, है ना, ठीक है ना, ये होगी मलक्का जल संधि। ये जो मलक्का जल संधि है जो मलेशिया के मलय द्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, और हम ये कहेंगे कि मलक्का जल अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी, मलक्का जल संधि। फिर मक्का जल संधि है, हम कहेंगे तो हम बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है, सेलेबी सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम कौन करती है, मक्कासर जल संधि। फिर सुंडा जल संधि है, जो हम सुंडा जल संधि है तो हम कहेंगे सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करती है, और हम कहेंगे जावा सागर को हम कहेंगे हिंद महासागर से जोड़ने का काम कौन सी जल संधि है, सुंडा जल संधि करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 जल संधियां यहां पे याद रखना, एक तो हारमुज है, एक मलक्का है, एक मक्कासर है, और एक सुंडा है। हारमुज क्या करती है, वापस बात बता रहा हूं, हम फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और ईरान को यूएई से क्या करती है, अलग करने का काम कौन सी करती है, हारमुज जल संधि। दूसरी है मलक्का जल संधि, जो है ये मलक्का जल संधि है, मलेशिया मलय द्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, और उसके साथ में हम कहेंगे अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है। फिर उसके बाद मक्कासर जल संधि है, जो हम ये कहेंगे मक्कासर जल संधि बोर्नियो को सुलावेसी से, बोर्नियो द्वीप भी इंडोनेशिया का है, सुलावेसी भी द्वीप इंडोनेशिया का है, तो बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है, और सेलेबी सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम कौन करती है मित्रों, तो हम कहेंगे मक्कासर जल संधि है। सुंडा जल संधि हम कहेंगे सुंडा जल सुमात्रा को जावा से क्या करती है, सुंडा सुमात्रा को जावा से क्या करती है, अलग करती है, वही जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम से कौन जल से करती है, तो हम कहेंगे सुंडा जल संधि करती है। तो यहां मित्रों यहां तक अपन ने यहां तक बात किया। देखो वापस घुमा के आओ, देखो हमने बेरिंग सागर पे चर्चा की जल संधियों में, फिर हमने युकाटन जल संधि पे बात की, फिर मेगेलन जल संधि पे बात की, फिर उसके बाद बाल्टिक सागर पे चर्चा किया, फिर कील ने पर बात किया, फिर ऊती सागर पे बात की, फिर इंग्लिश चैनल पे चर्चा किया, डोवर जल संधि, फिर इंग्लिश चैनल, बिस्की खाड़ी, फिर जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से होते फिर भूमध्य सागर में आए, भूमध्य सागर से होते हुए हमने कहा स्वेद नहर से होते हुए लाल सागर में आए, फिर बाबल मंडल से लाल सागर से अदन की खाड़ी में आए, हारमुज से होते हुए फारस की खाड़ी आई, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में आए, ये हमारे जहाज आ रहे हैं और भारत में घुस गए, ठीक है ना। फिर इसी के साथ के अंदर जल संधि, अगर इधर से कोई अगर ट्रैक आता है तो ये हमारी मलक्का है, मक्कासर है, और सुंडा जल संधि हमारे जलमार्ग के रूप में आती है, तो इनमें हमने चर्चा आपके साथ में की है। तो जरा वापस एशिया पे आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के भारत से अगर इधर जाते हैं तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, और ईरान के उधर की तरफ जाते हैं तो मित्रों क्या आता है, तुर्की आता है। तो इधर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, कृतर पर्वत श्रृंखला, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, ईरान में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, तुर्की में पॉन्टिन पर्वत श्रृंखला, टोरस पर्वत श्रृंखला, अनातोलिया पठार, मरमरा सागर, यहां तक खत्म हुआ। फिर इधर की तरफ आते हैं तो भारत और चीन और नेपाल में कराकोरम पर्वत श्रृंखला, जिसको हिमालय का ही भाग है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर एंड नागटिबा। तो कराकोरम, लद्दाख,
जास्कर, पीर पंजाल, दौलाधर, नागटिबा। फिर चीन की तरफ आते हैं तो कुल्लून पर्वत, सेंगलिन पर्वत, अल्तुनसा, नानसा, रेड बेसिन, सिचुआन बेसिन, मंचूरियन का मैदान। तो ये सब लोएस का पठार, ये सब किस में आते हैं? चीन में आते हैं। तो इंपोर्टेंट रखने वाली बात कौन सी थी? इतना याद रखना, रेड बेसिन कहाँ है? तो याद रखना लोएस का पठार कहाँ है? चीन के अंदर है। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट हमारा। फिर हमने जल संधि में हारमुज की बात की, सुंडा की बात की, हारमुज, मलक्का, मक्कासर और सुंडा की हमने चर्चा की है मित्रों। यहां हमने चर्चा की, मोटी मोटी बात की है। अब देखो यहीं पर ही हम ये कह सकते हैं मित्रों, अब अगर मोटा मोटा, क्योंकि टाइम कम है, हमें रिवीजन लेना है, तो एक लास्ट हमारा महाद्वीप रहेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। 5 मिनट के अंदर ऑस्ट्रेलिया को लेकर इस वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हाँ, जापान की बात करते हैं मित्रों। देखो यहां पे इस जापान में चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप में जापान को उठाओ जरूर। जब जापान को उठाते हैं तो याद रखना, इको में उठाया तो जापान में मुख्य मुख्य 4 द्वीप है। एक तो होक्काइडो है, फिर आंसू द्वीप है, फिर शिकाकू और क्यूशू। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है मित्रों। जापान में 4 द्वीप कौन से? देखो मैं वहां से उठा के यहां लेके आ रहा हूं। मैं वहां से उठा के क्या लेके आ रहा हूं मित्रों? इसको यहां लेके आ रहा हूं, याद रखना। वहां से उठा के क्या लेके आ रहा हूं? यहां पे लेके आ रहा हूं। ये देखो, ये लाल पेन लेते अपन। देखो सबसे पहले होक्काइडो द्वीप है। यहां पे कौन सा द्वीप है? होक्काइडो। क्योंकि आपको आपके टॉपिक के अंदर फिजिकल फीचर्स के साथ में इंडस्ट्री भी है और जलमार्ग भी है। तो इंपोर्टेंट होने इंडस्ट्री किसकी चर्चा की गई है? विकसित देशों के बारे में। तो जापान एक विकसित देश है, इसकी बात करना बहुत लाजमी है। तो हम यहां कहेंगे इसके 4 द्वीप, एक तो होक्काइडो है, फिर यहां पे बड़ा द्वीप है वो हांसू है, हांसू। फिर उसके बाद यहां पे शिकाकू, और लास्ट द्वीप कौन सा बेटा? यहां पे क्यूशू। मैं यहां पे रखना का मतलब है कि यहां से उठा के यहां लेके आया हूं। तो होक्काइडो, हांसू, शिकाकू, क्यूशू, इन द्वीपों का समूह क्या मित्रों? जापान है। इन द्वीपों का समूह क्या है? जापान है। तो इनमें आंसू द्वीप आपसे पूछेगी उत्तर से दक्षिण की क्रम बताओ, तो ये है। और आंसू द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसू द्वीप है। इस आंसू द्वीप को मैं उठाता हूं और इसकी बात करता हूं। तो आंसू द्वीप पर देखो सबसे पहले यहां पूछते हैं अबु कुमा का मैदान। अबु कुमा का मैदान, आंसू द्वीप, अबु कुमा का मैदान कहां पे मित्रों? आंसू द्वीप पर, पहली बात। फिर यहां पे किंकी का मैदान, देखो किंकी का मैदान। इस किंकी का मैदान में ओसाका शहर प्रेजेंट है। ओसाका क्या शहर है? किंकी के मैदान में ओसाका शहर, जिसे वस्त्र उद्योग की फेमस होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी जो किंकी के मैदान में, आंसू द्वीप के किंकी के मैदान में ओसाका शहर प्रेजेंट है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो ओसाका शहर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होने की वजह से इसे जापान का मैनचेस्टर भी क्या होता है? कहा जाता है। याद रखना मित्रों, जापान का मैनचेस्टर। फिर उसके बाद में यहां पर अपन बात करते हैं तो एक होता है निगाता का मैदान। निगाता का मैदान, इस आंसू द्वीप पे निगाता का मैदान है। और उसके साथ में नोबी का मैदान, लास्ट कौन सा पॉइंट आता है? नोबी का मैदान। ये इसको ऊपर लेता हूं, नोबी का मैदान। देखो नोबी का मैदान, तो नोबी का मैदान के अंदर हम कहेंगे नगोया प्रदेश प्रेजेंट। कौन सा है? नगोया प्रदेश, जिसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं मित्रों। और जापान का डेट्रॉइट क्यों कहते हैं नगोया प्रदेश को? क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इससे पहले भी अमेरिका में पढ़ा था अपन ने कि एरी झील के पास में डेट्रॉइट शहर प्रेजेंट है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। इसी के साथ के अंदर जापान में भी एक डेट्रॉइट है। कौन सा? नोबी का मैदान में नगोया प्रदेश, जिसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होने की वजह से इसे जापान का मैनचेस्टर भी क्या होता है? कहा जाता है। तो वापस अगर अपन पढ़ते हैं तो यहीं पर ही मित्रों, यहां पे एक आंसू द्वीप के पास में क्वांतो का मैदान भी है। क्वांतो का मैदान है। और क्वांतो का मैदान में जापान की राजधानी टोक्यो फेमस है, एक औद्योगिक नगर है मित्रों। टोक्यो भी क्या एक औद्योगिक नगर है। तो यहां पे देखो वापस पढ़ते हैं, आंसू द्वीप पर कौन कौन से मैदान है? अबु कुमा का मैदान, किंकी के मैदान, किंकी के मैदान में ओसाका शहर प्रेजेंट है। और साथ साथ में किंकी के मैदान में क्योटो शहर भी प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योटो शहर के बारे में, क्योंकि आपके बायोडाइवर्सिटी और हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी के साथ में बायोलॉजिकल भी इसमें कुछ चर्चा की गई है। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, वो 1997 में हुआ था। क्योटो 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो याद रखना मित्रों, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। तो आपसे पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1997 में हुई थी। और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, मेथेन है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें होती है जो वातावरण में कार्बन की मात्रा को बढ़ा रही है, जिससे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। इस विश्व के तापमान को कम करना है, विश्व के तापमान को कम करना है, यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम करना प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। उसकी संधि कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को हुई थी। और जो 2005 में क्या हुई? लागू हुई।
होगी तो याद रखना जो क्योटो शहर भी कहाँ है, तो जापान के आंसू द्वीप में, आंसू द्वीप के अंदर किंकी के मैदान में, किंकी के मैदान में क्या प्रेजेंट है, क्योटो शहर प्रेजेंट है, जो जिसे हम कहेंगे कि किसके लिए फेमस हुआ, कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक जलवायु परिवर्तन की बैठक क्योटो में हुई थी, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करना प्रमुख उद्देश्य इसका रखा गया। और फिर उसके बाद आंसू शिकागो और क्यूशू लास्ट द्वीप है। आपको याद रखना अमेरिका के द्वारा जापान पे जो 2 बम गिराए गए थे उनमें भी हिरोशिमा और नागासाकी था। जो हिरोशिमा था वो तो आंसू द्वीप पर था, और नागासाकी जो प्रेजेंट वो क्या है, क्यूशू द्वीप पर नागासाकी क्या है, प्रेजेंट है। तो जापान भी एक इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जापान में इंडस्ट्री के रूप में आपसे पूछ सकते हैं, क्षेत्र पूछ सकते हैं, ये द्वीप पूछ सकते हैं, ओसाका पूछ सकते हैं, क्योटो पूछ सकते हैं, निगाता पूछ सकते हैं, नोबी को पूछ सकते हैं। ये बात किसकी की हमने दोस्तों, जापान के बारे में चर्चा की है। तो ये जापान हो गया। फिर उसी के साथ पे अपन बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लास्ट है, थोड़ा सा जल्दी से इसको वीडियो को लेते हैं, है ना। जापान के अंदर बात करते हैं मित्रों, देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे मित्रों चर्चा कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, फिर इस वीडियो को यहीं पर अपन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। एक रिवीजन कहोगे तो आपको रिवीजन दे दूंगा मैं, है ना, आप लोगों की अगर मांग होगी तो, और नहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखो सुनो, ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी उम्मीद करता हूं। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करते हैं मित्रों देखो यहां बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। सुनना ऑस्ट्रेलिया की प्रांत, आज बहुत खुशी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के हमने अभी तक केवल पिच को देखा था, क्रिकेट के मैदान को देखा था, आज उसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। सुनना दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला जो पोर्शन इसका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पोर्शन इसका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पोर्शन इसका क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड है, ये वाला पोर्शन इसका न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स है, और ये वाला पोर्शन इसका विक्टोरिया है, विक्टोरिया प्रांत। तो यहां पे कौन सा प्रांत है इसका, पश्चिमी प्रांत, नाम है पश्चिमी स्टेट, वेस्टर्न स्टेट, नॉर्थर्न स्टेट, उत्तरी प्रांत। ये इसका कौन सा प्रांत है, उत्तरी प्रांत। ये इसका कौन सा है, दक्षिणी प्रांत। और ये इसका क्वींसलैंड प्रांत, न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया, और ये यहाँ के लास्ट इसका प्रांत छोटा सा तस्मानिया। मित्रों क्या ये तस्मानिया प्रांत है इसका। अब याद रखना इस ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान कौन सा है, तो हम कहेंगे मित्रों पर्थ। क्या मित्रों, पर्थ जो है यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, देखो पर्थ, ये रहा पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखो यहाँ पे क्या है, डार्विन है, डार्विन क्रिकेट का मैदान आपने सुना होगा, डार्विन। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, एडिलेड, आपने नाम सुना क्रिकेट का मैदान एडिलेड का, बिल्कुल सुना होगा, 100% क्रिकेट देखते हो तो आप, एडिलेड। फिर क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, ये भी क्रिकेट का एक मैदान है, ब्रिस्बेन। और फिर उसके बाद में न्यू साउथ वेल्स सिडनी, बहुत अच्छा क्रिकेट का मैदान है सिडनी। और फिर विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, बिल्कुल आपने सुना होगा मेलबर्न, यहाँ पे क्या है, मेलबर्न क्रिकेट का मैदान है, मेलबर्न भी। पर्थ, मेलबर्न, ये नाम सुने होगा 100%, बहुत खुशी हो रही होगी आपको सुन के कि पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है, होबार्ट। ये सब क्या होती है, इसकी राजधानियां मानी जाती है। अब सुनना है, हमने ये देशों के बारे में बात की, देखो पर्थ, डार्विन, एडिलेड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, मेलबर्न और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की खुद की एक राजधानी है, टेरिटरी है, जिसका नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो विक्टोरिया प्रांत के अंदर क्या आती है, मेरी प्रेजेंट है कैनबरा। कहाँ है, कैनबरा, जो विक्टोरिया प्रांत के अंदर क्या मित्रों प्रेजेंट है। यहां तक बात हुई कुमारी बात। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो फिजिकल रीजन्स है, इन फिजिकल रीजन की यदि अपन बात करते हैं मित्रों, जरा देखो, जरा फिजिकल रीजन पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं कि आपसे अभी बता सकता है कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कहाँ है मित्रों, तो हम ये कहेंगे कि अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यहाँ पर भी बहुत मरुस्थल है। इनमें सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। फिर यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे डार्लिंग पर्वत श्रृंखला, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानी जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तनामी का मरुस्थल, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में सिम्पासन का मरुस्थल। तो यहाँ पे कौन सा है, तनामी का मरुस्थल, और यहाँ पे कौन सा है, सिम्पासन का मरुस्थल, सिम्पासन का मरुस्थल। याद रखना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, तलामी मरुस्थल, सिम्पासन का मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पे विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहां मिलती है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, हम कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अवरोधक प्रवाल भित्ति। देखो सुनना, प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या होते हैं? प्रवाल। तो हम कहेंगे कि ये मूंगा होती है, मूंगा चट्टान होती है। मूंगा क्या होती है? तो थोड़ा बॉटनी में ले जाता हूं कि ये सिलेंटेट्रा वर्ग होता है। इस सिलेंटेट्रा वर्ग में समुद्री जीव होते हैं परवाल, जिसको बोलते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। परवाल होती है, मूंगा चट्टान होती है। समुद्री जीव में हम क्या आपस में इकट्ठे होकर एक दीवार सी बन जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है। तो विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहां मिलती है? हम कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहां? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मिलती है। कहां मिलती है दोस्तों? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की देखो बात, बड़ी बड़ी बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ना, फिर उसके बाद में गिब्सन का मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल, ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला जिसके बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे चोटी होती है माउंट कोसियस को। यहाँ पे माउंट कोसियस को है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे चोटी कौन सी होती है? ग्रेट डिवाइडिंग। आपसे पूछे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है मित्रों? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होती है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पे 2 जल संधियां भी मिलती है, आप देख रहे होंगे। इस उत्तर वाली बात की अपन बात करते हैं मित्रों, 2 जल संधियां यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया भी। और इसी के साथ में एक न्यूजीलैंड और बता के इस टॉपिक को यहीं पर अपन क्या करेंगे मित्रों? समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे मित्रों अगर अपन बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एक तो टोरस जल संधि, देखो क्या है? टोरस जल संधि। दूसरी यहाँ पे बास जल संधि। जो टोरस जल संधि होती है ये अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और पापा न्यू गिनी को क्वींसलैंड से क्या करती है? अलग करती है। कौन सी संधि है? टोरस जल संधि है। तो ये कौन सा जो ऊपर वाला भाग है? पापुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पे ये क्या है? क्वींसलैंड। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो हम ये कह सकते हैं कि टोरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से अलग करती है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी जल संधि? टोरस जल संधि। वही बास जल संधि जो होती है विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करती है, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जल संधि इसलिए बताया क्योंकि आपका जलमार्ग आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। तो याद रखना, टोरस जल संधि क्या करती है? हम ये कहेंगे कि पापा न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से अलग करती है। हम कहेंगे अराफुरा सागर को कोरल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। और फिर बास जल संधि जो है हम ये कहेंगे कि क्वींसलैंड को तस्मानिया से अलग करती है, तस्मान सागर को किससे जोड़ती है? हम कहेंगे हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि? बास जल संधि। ये मोटी मोटी बात। जरा वापस ऑस्ट्रेलिया पे आओ। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल कौन से? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हुआ? यदि करेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल हुआ। फिर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि ग्रेट बैरियर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो कौन कहेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ होती है। और उसके बाद के अंदर हम कहेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ होती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, आज यहाँ पे डाउस घास के मैदान में मिलते हैं मित्रों। यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पे डाउस घास मिलती है। और देखो मैं बार बार पहले भी आपको बताया था, डाउस घास किसके लिए होती है? गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की बात की जाती है। तो देखो विश्व में घास के मैदान कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता आया हूं, 5 है। कौन कौन से? देखो पेरिस घास हमने पढ़ी, कनाडा यूएसए के अंदर है। अर्जेंटीना में पंपाज पड़ी जो भी है। फिर रूस में स्टेपी घास के मैदान है, वह भी किसके लिए फेमस होते हैं? कि गेहूं के लिए। फिर दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान है, वो भी किसके लिए होते हैं? गेहूं के लिए। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डाउस घास के मैदान। तो 5 घास कौन कौन से मित्रों? एक तो प्रेरीज घास के मैदान है, बहुत पूछ सकते हैं आपको। प्रेरीज कहाँ पे है? कनाडा के अंदर है। फिर उसके बाद में पंपाज कहाँ है मित्रों? अर्जेंटीना के अंदर है। थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं मैं अर्जेंटीना में। स्टेपी कहाँ है मित्रों? तो रूस के अंदर स्टेपी। और वेल्ड कहाँ है मित्रों? तो हम कहेंगे साउथ अफ्रीका में। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और डाउस कहाँ है मित्रों? तो डाउस हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना 5 विश्व में घास के मैदान है। वापस रिवीजन मारो तो हम कहेंगे पहला कौन सा? कनाडा का पेरिस घास का मैदान, कनाडा यूएसए का। दूसरा अर्जेंटीना का पंपाज घास के मैदान, रूस का स्टेपी घास का मैदान, अफ्रीका का वेल्ड घास का मैदान और ऑस्ट्रेलिया का डाउस घास का मैदान जो है किसके लिए फेमस माना जाता है? तो हम कहेंगे मित्रों गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। तो इंडस्ट्री भी हम बराबर इसके साथ में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो जलमार्ग के साथ में इंडस्ट्री भी आया। और अब एक और बात बताता हूं, जैसे चिल्ली विश्व में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, तो चाइना लोहे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, सऊदी अरब तेल के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार
ऑस्ट्रेलिया भी बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। याद रखना, बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? हम कहेंगे दोस्तों किसका है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? तो हम कहेंगे क्वींसलैंड का वीपा क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्वींसलैंड का कौन सा मित्रों क्षेत्र? वीपा। अरे क्या बोलो? वीपा। जैसे हमने कहा था चिल्ली में इक्विक, इक्विक का चिक्विक माटा किसके लिए फेमस माना जाता है? तो हम कहेंगे मित्रों तांबे के लिए। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में वीपा क्षेत्र विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा मित्रों? वीपा क्षेत्र। याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का नंबर 1 उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। तांबे का उत्पादन किसका होता है? चिल्ली का होता है। लोहा और कोयले के उत्पादन में किसका? चीन का है, नंबर 1 है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? इसी प्रकार से कनाडा में सडबरी की खाल, सडबरी और निकल के उत्पादन में अपना स्थान रखता है कनाडा। और यहां पे अगर अपन बात करें सऊदी अरेबिया, जो तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। याद रखना, तो सऊदी अरेबिया में कौन कौन से? धरान, धवर, अब कवेक, रास तनूरा, ये सब तेल क्षेत्र है। बड़ी बड़ी लंबी क्लास होती है तब बताया जाता है। ईरान के तेल क्षेत्र आपसे पूछे तो मस्जिद सुलेमान, अबदान, अहवाज और करमानसा, ये सब क्या होते हैं मित्रों? ईरान के तेल क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार से अब लास्ट एक पॉइंट हो रहेगा हमारा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की यदि अपन चर्चा करें मित्रों, याद रखो दबादब इसको न्यूजीलैंड को पूरा कर लेते हैं। 2 मिनट का काम हो रहा है अपना, है ना। तो मित्रों न्यूजीलैंड की जब चर्चा की जाती है तो न्यूजीलैंड के जो द्वीप है, इनमें न्यूजीलैंड के देखो यहाँ पे द्वीप आते हैं। तो उत्तरी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है और यहाँ पे स्टीवर्ट द्वीप है। तो कौन कौन से द्वीप है न्यूजीलैंड में? उत्तरी द्वीप। पहला कौन सा मित्रों? उत्तरी द्वीप हुआ। दूसरा कौन सा हुआ? दक्षिणी द्वीप हुआ। आपने न्यूजीलैंड के भी क्रिकेट के मैदान सुने होंगे, दक्षिणी द्वीप हुआ। और लास्ट में तीसरा द्वीप हमारा स्टीवर्ट द्वीप हुआ। कौन सा मित्रों? स्टीवर्ट द्वीप हुआ, स्टीवर्ट द्वीप। तो उत्तरी आपने सुना होगा कि उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी हुई? कुक जल संधि अलग हुई। कुक जल संधि जो उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है, प्रशांत महासागर के 2 भागों को आपस में जोड़ती है। फिर यहाँ पे एक फ्यूवेक्स जल संधि है, फ्यूवेक्स, FOVEAUX, फ्यूवेक्स जल संधि दक्षिण द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करती है। आपसे एक क्वेश्चन यहां न्यूजीलैंड से पूछ सकते हैं कि यहां पे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत, साउथ आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ALPS। आज देखो एक याद रखना, आपसे अगर पूछे कि आल्प्स पर्वत कहां है, ये तो केवल आल्प्स पर्वत यूरोप के अंदर है। और आपसे पूछे कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां है, तो हम कहेंगे न्यूजीलैंड के अंदर। कहां पे मित्रों? न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत का विस्तार है। तो आपसे पूछे कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां है, तो हम कहेंगे न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत कहां है, तो हम कहेंगे यूरोप में। ये बात समझे? कैंटेबरी, कैंटेबरी का मैदान कहां है, तो हम कहेंगे न्यूजीलैंड में। यहाँ पे कैंटेबरी का मैदान भी है, कैंटेबरी का मैदान भी कहां है? न्यूजीलैंड में। और कैंटाबेरियन का मैदान कहां है, तो हमने कहा स्पेन के अंदर है। याद रखना, कैंटेबरी, कैंटाबेरियन। तो याद रखना मित्रों, तो न्यूजीलैंड की बात की जाती है और न्यूजीलैंड को चारागाह की भूमि भी कहा जाता है। किसकी कहा जाता है बेटो? चारागाह की भूमि भी कहा जाता है न्यूजीलैंड को। और किसके लिए फेमस होता है? दूध उत्पादन के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए न्यूजीलैंड अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। याद रखना मित्रों, तो न्यूजीलैंड सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चारागाह की भूमि कहा जाता है। कुक जल संधि के लिए, दक्षिणी आल्प्स जल संधि, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, फ्यूवेक जल संधि, ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? न्यूजीलैंड के होते हैं। और न्यूजीलैंड के आपको मालूम होगा क्रिकेट के मैदान में ऑकलैंड शहर जो दक्षिणी द्वीप पर प्रेजेंट है, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ये सब क्या होते हैं? न्यूजीलैंड के अंदर क्या है मित्रों? प्रेजेंट माने जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखो नॉर्थ अमेरिका की बात की, फिर साउथ अमेरिका की बात की, फिर यूरोप की बात की, फिर अफ्रीका की बात की, फिर एशिया की बात की, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात की और उसके बाद में न्यूजीलैंड की चर्चा की। इसी प्रकार से आर्कटिक और अंटार्कटिका को दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका, अमेरिका दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका महाद्वीप बनता है। चूंकि ये बर्फ से ढका हुआ तो इसलिए श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जनता यहाँ पे निवास नहीं करती है। इसके अंदर कुछ आ सकता है कि जो महासागर पॉइंट है उसकी मैं साथ में चर्चा और कर लेता हूं। तो याद रखना कि जो प्रशांत महासागर है इसके अंदर कौन से सागर आ सकते हैं? अटलांटिक महासागर, इसमें कौन से सागर आ सकते हैं? आर्कटिक महासागर, इसमें कौन से महासागर आ सकते हैं? अंटार्कटिका में कौन से आ सकते हैं? हिंद में कौन से आते हैं? तो याद रखना कि जो पैसिफिक रीजन है इसमें याद रखना कि यहाँ पे देखो ये पे बेरिंग सागर आता है, ओखोत्सक सागर, बेरिंग सागर, ओखोत्सक सागर, फिर इसके यहाँ पे पीला सागर, यहाँ पे आता है पीला सागर, जापान सागर, सेलेबी सागर, जावा सागर, है ना, अराफुरा सागर, कोरल सागर, जावा सागर, ये सारे सागर किस में आते हैं? पैसिफिक में आते हैं। अटलांटिक महासागर में बात करें तो बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, नॉर्वेजियन सागर, बिस्के की खाड़ी, है ना, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर, ये किस में आते हैं? उत्तरी सागर में आते हैं। इसी प्रकार हिंद महासागर की जब बात की जाती है तो हिंद महासागर में कौन सी खाड़ी आती है? तो लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब किस में आते हैं मित्रों? अरब सागर में आते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे सागर में पूछ सकते हैं कि कारा सागर, लेप्टो सागर और ब्यूफोर्ड सागर का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे आर्कटिक महासागर से। यहां से पूछ सकते हैं आपको कारा सागर,
लेप्टेव सागर और ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर, ये सब तीनों का संबंध किससे, कुछ याद रहे ना रहे, इसका जरूर याद रखना है कि इनका संबंध इससे है। तो अभी वर्तमान में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है कि एक तो हार्मुज जल संधि पढ़कर जाना मित्रों, जरूर पूछा जाएगा। दूसरा ईरान के और लेबनान के, यमन के जो लड़ाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईरान के दो मरुस्थल है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन से ईरान के दो मरुस्थल बताए थे मैंने, दस्त कबीर और दस्त लुत। दस्त कबीर एंड दस्त लुत ईरान के दो मरुस्थल पूछे जा सकते हैं। ईरान की पर्वत श्रृंखला कौन सी हुई, जाग्रोस पर्वत श्रृंखला हुई। इजराइल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिलिस्तीन का संबंध किससे है, तो इजराइल से है। और उसके बाद हमास लड़ाकों का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे फिलिस्तीन से है। और इजराइल की सीमा किससे लगती है, तो भूमध्य सागर से लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती है, ये बात समझना। और इजराइल एक हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और वर्तमान में अमेरिका दोनों यहूदी कंट्री के रूप में आते हैं, यहूदी देश होते हैं, और वो वहां से ये आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको ये दोस्तों ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। हेलो, कैसे हैं? इधर आओ सर। तो ये क्लास पाकर के आपको अति खुशी होगी कि लास्ट मोमेंट पे भी कहाँ पर सर एक सरप्राइज़ लेकर के आ गए। देखो ये क्लास हमने ये क्लास सिर्फ इस बात पे की थी कि हमारे पास बहुत सारी ढेर सारी इस तरह का मेरे पास आए थे कि सर कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसी कोई चीज़ दे दो, फास्ट रिवीजन दे दो, ताकि 2 दिन बाद जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उस एसआई के एग्ज़ाम में हम लोग बहुत बेहतर कर सकें। सर और मैं दोनों हम लोग करीबन 14-15 साल हो गए, 14-15 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं दोनों। और बस यही चीज़ कमी रही है कि हम ऑनलाइन सेक्टर के अंदर हमने एंट्री नहीं की थी, हम ऑफलाइन के अंदर ही पढ़ा रहे थे। और बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। हमारा जो मेन मकसद जो हमारा है, हमारा काम करने का सीधा सा है कि हम लोग सिर्फ हाई लेवल पे ही काम कर रहे हैं। अभी जैसे नेक्स्ट आरएस जो होगा उसमें भी इकोनॉमी मेरे पास रहेगी, सर के पास साइंस रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, थोड़ा बहुत पोर्शन होगा वो हम डिवाइड कर लेंगे आपस में। और आरएस जो भर्ती है उसमें एक्चुअली चौथा पेपर हिंदी इंग्लिश का, आपको पता है हिंदी इंग्लिश में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ के ही चले गए तो भी आपके 40 नंबर तो इंग्लिश में आएंगे आएंगे। उसके बाद साइंस का पोर्शन 70 नंबर का पोर्शन है जो कि सर देखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का भी 70 नंबर का पोर्शन है, इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। ये जो मेजर पोर्शंस हैं इस तरह की चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आरएस में ये चीज़ें आ रही है कि सर एक सेपरेट सब्जेक्ट्स का आपको सजेशन मिल जाए और स्कोरिंग पार्ट मिल जाए, स्कोरिंग पार्ट है ना, उस पे चीज़ें होगी। वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिर्फ मैंने आपसे प्रॉमिस यही किया है कि हम आपको इस कम समय के अंदर केवल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पढ़ा पाएंगे, है ना। तो हम आज आपको वादा ये करते हैं कि उसी फीस में हम लोग ज्योग्राफी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। 15 क्वेश्चन होगा जो कि सर देखेंगे, साइंस भी सर देख रहे हैं, ठीक है। आपको बस आपका काम ये है कि जो क्लासेज आपको मिल रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम अपना स्टेटस ज़रूर लगा लें, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका पढ़ा हुआ है और आपको नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर जो क्लासें दे रहे हैं उसको मल्टीपल स्टेज में रिविजन करें। 15 क्वेश्चन देखो, आप गिन लो फिर से, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी हो गए, 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के हैं और इंग्लिश के हैं। और कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं हम 15 क्वेश्चन का। यानी हमारा इस बार सीधा टारगेट है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे से जुड़ा हुआ है और वो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अंदर उसका अच्छा स्कोर नहीं आए। नेक्स्ट जो क्या पिटारे लेके आएंगे ये तो हमको भी नहीं पता है, आपको भी पता नहीं है कब क्या होना है, बट करेंगे सबसे बेहतर। इसके साथ मिलते हैं अगली क्लास में।